कि मिस्टर वैंग का सागा ऑफ एम्पायर गेम के फाउंडर के साथ एक पर्सनल रिलेशन है। उधर रेस्टोरेंट की लाइन में खड़ी हुई जियाबाओ लियांग को फिर से फैशन ब्लॉगिंग शुरू करने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसके पिछले वीडियो से 2 मिलियन फॉलोवर्स बढ़ चुके हैं और ये सब कुछ उस छोटे बच्चे की वजह से हुआ है। खैर, रेस्टोरेंट में खाना आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। दूसरी तरफ टिडाओ शिरो को कुछ कंपनी के रिसर्च मटेरियल देता है ताकि वो इन्हें पढ़कर अपने इंटरव्यू की तैयारी कर पाए। वहीं लियांग को एक बहुत बड़ी चिल्ड्रन क्लोथिंग कंपनी से कमर्शियल एड शूट करने का ऑफर आता है, जिसमें वो लोग लियांग और उसके छोटे भाई की पिक्चर चाहते हैं। फिर लियांग उनसे सोचने के लिए थोड़ा समय लेती है। उधर पुलिंग कैपिटल में दिखाते हैं तो जियांग जोहो को स्पॉटर नाम के एक मोबाइल ऐप के बारे में बताती है जो एथलीट्स की डाइट और ट्रेनिंग को ट्रैक करता है, लेकिन जोहो जियांग को अधूरी इन्फॉर्मेशन देने की वजह से सबके सामने खरी खोटी सुनाता है और अब वो इस ऐप की एल्गोरिदम की एक्यूरेसी पता करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एथलीट्स की रिपोर्ट्स मांगता है। फिर इस प्रॉब्लम को वो जेन्यू के पास लेकर जाती है, उससे रिक्वेस्ट करके कहती है कि कल होने वाले टूर्नामेंट के बाद तुम्हारे सभी साथियों से इस ऐप के बारे में मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। जेन्यू मदद करने के लिए मान जाता है। अब जियांग देखती है कि जेन्यू खांस रहा है, उसका शरीर भी गर्म है, इसलिए वो उसे बिना बताए ड्रिंक में दवा डालकर उसको पिला देती है, क्योंकि जेन्यू वैसे दवाई नहीं खाता इसलिए ऐसे ही देना पड़ता है। उधर शिटो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। वहीं जियाबाओ के बार बार मनाने पर लियांग फैशन व्लॉगिंग शुरू करने के लिए मान जाती है और इस बार वो फैमिली फैशन पर ही फोकस करेगी। जियाबाओ कहती है कि हम इस तरह लोगों को झूठ नहीं बोल सकते कि वो लड़का तुम्हारा भाई है, तो लियांग कहती है कि हम उसे अपना कजन तो बता ही सकते हैं। अगले दिन जियांग और शिटो जेन्यू का मैच देखने के लिए जाते हैं, लेकिन जियांग को एथलीट से जो सवाल पूछने थे उनके प्रिंट आउट निकालने के लिए वो बहुत लंबी लाइन में खड़ी होती है और स्टेडियम से शिटो को कॉल करके कहती है कि जेन्यू तीनों राउंड हार गया है। फिर जियांग जल्दी से प्रिंट आउट निकालकर जेन्यू के पास जाती है, लेकिन वो हारने के बाद भी खुश दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि भले ही वो 3 राउंड में हारा लेकिन उसकी टीम ये मैच जीत गई है। उसके बाद जियांग एक एक करके जेन्यू के सभी एथलीट्स दोस्तों को सवालों से भरा फॉर्म फिलअप करने के लिए दे देती है। अगले दिन शिटो को कॉल आता है जिससे उसको पता चलता है कि वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई है और उसकी जॉब लग गई है। फिर उसे याद आता है कि टिडाओ ने उसे इंटरव्यू के बाद एक वीडियो देखने के लिए कहा था। जब वो वीडियो देखती है तो समझ जाती है कि टिडाओ ने उसे इनडायरेक्टली प्रपोज भी किया है। इससे वो बहुत खुश हो जाती है। फिर टिडाओ को मूवी देखने के लिए इनवाइट भी करती है। वहीं पुलिंग कैपिटल में सभी मेंबर्स को जियांग की एथलीट्स की गई रिसर्च बहुत पसंद आती है, लेकिन जोहो अभी भी इसमें कमियां निकालता है। मीटिंग के बाद जोहो जियांग से कहता है कि आज से तुम मेरी असिस्टेंट हो, और ये सुनकर जियांग बहुत खुश होती है। उधर जियाबाओ और लियांग अपने पुराने क्लाइंट के पास जाते हैं ताकि वो फैमिली फैशन की बात कर पाए, लेकिन तभी वहां पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड चैन आ जाता है और वो भी अपने साथ एक इन्फ्लुएंसर को लेके आता है। वो क्लाइंट से कहता है कि लियांग के सभी फॉलोवर्स फेक हैं, इसलिए इसके साथ काम करना रिस्की हो सकता है। अब जाते समय लियांग चैन से पूछती है कि तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो। चैन कहता है कि मैं तुम्हें सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर बनाना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया, इसलिए अब मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से तो छोड़ने वाला हूं नहीं, बदला तो लेकर ही रहूंगा। तभी वहां पर जियाबाओ आती है और चैन को ऐसा जवाब देती है जिससे उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन इस बार फिर से उनकी ड्रिंक आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। जियाबाओ उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है और कैसे भी करके 2 ड्रिंक्स ले ही लेती है और फिर इस तरह लियांग जियाबाओ के प्यार को देखकर बहुत खुश नजर आती है। दूसरी ओर मूवी देखते समय टिडाओ शिटो का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना हाथ पीछे कर देती है। फिर कुछ देर के बाद टिडाओ का हाथ पकड़कर उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। उधर जेन्यू जब अपनी टीम के साथ पार्टी कर रहा होता है तो वहां जैंग आती है और वो उससे बात करने के लिए बाहर चला आता है। बातों ही बातों में जेन्यू इस बार जैंग को कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और ये सुनकर जियांग हो जाती है शॉक। सीन होता है शिफ्ट। अगले दिन शिटो के जॉब का पहला दिन होता है और बस में उसे टिडाओ मिलता है जो एज अ बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को ऑफिस छोड़ने तक उसके साथ आ रहा है। ऑफिस के पहले दिन शिटो डायरेक्टर को अपना आइडिया से काफी इंप्रेस कर देती है। वहीं वेंडी जियांग को पुलिंग कैपिटल में चल रहे मिस्टर हैंडसम की वोटिंग के बारे में बताती है, जिसमें ऑफिस के लगभग सभी लोगों ने सुहैम को वोट किया है और बेचारे जोहो को एक भी वोट नहीं मिला। अब खाना खाते वक्त जियांग वो पल याद करती है जब जेन्यू ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन तब जियांग ने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। उधर जियाबाओ और लियांग हर जगह उस छोटे लड़के को ढूंढने लग जाते हैं, तो कुछ देर के बाद उन्हें वो लड़का अपने बड़े भाई युक्सी के साथ दिखाई देता है। लियांग उससे बात करती है और लंच के लिए उसे इनवाइट भी करती है। फिर जब वो अपनी बात युक्सी को बताती है तो वो मना करके चला जाता है। उधर शिटो के डायरेक्टर को उसका आइडिया इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो उसे इस पर आज के आज रिपोर्ट बनाने के लिए कहता है। जियाबाओ और लियांग उन दोनों भाइयों का कुछ देर तक पीछा करती रहती हैं। तभी वो देखती हैं कि युक्सी अपने छोटे भाई जियाओ जोन को अनजान लोगों से बात न करने के लिए लेसन सिखा रहा है। फिर वो अंदर चल रहे इवेंट में मॉडल के साथ फोटो खींचने लगता है और उसका भाई स्प्रिंग से बंधे हुए दूर खड़ा हुआ वीडियो गेम खेल रहा होता है।
फिर जियाबाओ उससे युक्सी का फोन नंबर ले लेती है और वहां से चली जाती है। इवेंट के बाद मैनेजर उसकी क्लिक की गई पिक्चर्स में बहुत कमियां निकालता है, तो वो जॉब छोड़कर ही चला जाता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, तब उसके मॉम डैड का वीडियो कॉल आता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि युक्सी ने अपने पेरेंट्स को झूठ बोला है कि उसका शहर में खुद का घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। फिर उसके पास जियाबाओ का कॉल आता है, वो उससे बातचीत करने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेती है। उधर पुलिंग कैपिटल में सुहैंग मजे लेने के लिए जोहो को बार बार वोटिंग दिखाकर चिढ़ा रहा होता है, क्योंकि उसे मिस्टर हैंडसम के लिए एक भी वोट नहीं मिला। सुहैंग पिछले 3 सालों से मिस्टर हैंडसम का टाइटल जीतते हुए आ रहा है। वहीं जियांग जब हॉस्टल जाती है तो जेन्यू को वहां खड़ा हुआ देखती है और उससे बचकर अंदर चली जाती है। अब अगले दिन शिटो उन तीनों को बता देती है कि वो और टिडाओ एक दूसरे को पसंद करते हैं, और फिर वो तीनों को आज रात डिनर के लिए इनवाइट करती है। जियांग भी हिम्मत करके जियाबाओ को बता देती है कि जेन्यू ने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। इसके बाद सुहैंग फिर से जोहो के मजे लेता है और कहता है कि एटलीस्ट कंपनी के ड्राइवर के पास एक वोट तो है, लेकिन तुम्हारे पास तो एक भी नहीं है। इस बात से परेशान होकर जोहो जियांग को इनडायरेक्टली कहता है कि तुम अच्छी असिस्टेंट तब बन पाओगी जब काम के साथ साथ दूसरी एक्टिविटी में भी अपने सीनियर की रिस्पेक्ट को बचाओगी। जियांग कहती है कि ठीक है, आगे से इस बात पर मैं पूरा ध्यान रखूंगी। दूसरी तरफ जियांग और जियाबाओ युक्सी को अपनी टीम का कमर्शियल फोटोग्राफर बनने और अपने छोटे भाई को मॉडल बनने के बदले 18,000 येन देने का ऑफर करती है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। ऐसे सुनते ही तो युक्सी शॉक हो जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि लियांग को किसी भी हालत में एड्स के लिए उसका छोटा भाई चाहिए ही चाहिए, तो वो उसके लिए 50,000 येन की डिमांड करता है। इसके बाद रात को ऑफिस से लौटने पर जियांग को जेन्यू मिलता है, जो जियांग से पूछता है क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। जियांग हाँ कर देती है। तभी उसके पास जोहो का कॉल आता है और वो उसे तुरंत ऑफिस आने के लिए कहता है। वहां जाने पर जोहो उससे पूछता है कि तुमने मेरे लिए वोट क्यों नहीं किया। ये सुनकर जियांग तुरंत उसे वोट कर देती है। फिर जोहो उससे कहता है कि मैं तुम्हें हर एक वोट के लिए फाइनेंशियल एडवाइस देता रहूंगा। इसके बाद जियाबाओ और लियांग जियोंग के रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तभी वो युक्सी को वहां से खाना ले जाते हुए देखते हैं। फिर वो उसके पीछे पीछे रूम तक भी जाते हैं। उसके अपार्टमेंट के बाहर पड़े बिल से लियांग को पता चल जाता है कि युक्सी ने बहुत समय से अपना रेंट नहीं चुकाया। इससे उसको एक आइडिया आता है। फिर वो दोनों वापस रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ सभी एक साथ डिनर करते हैं। शिटो सभी को टिडाओ से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि यही मेरा बॉयफ्रेंड है। अगले दिन ऑफिस में जियांग एक एक करके सभी के पास जाती है, उनके फोन से जोहो के लिए वोट कर देती है, जिसके बाद तो जोहो उसे हर वोट के लिए फाइनेंशियल एडवाइस देता है। फिर जियांग जब वेंडी के साथ बातें कर रही होती है, तभी वो सुहैंग को रेबेका नाम की लड़की के साथ जाते हुए देखती है, जिसे सुनकर तो वेंडी बहुत जेलस फील करती है, क्योंकि वो सुहैंग को पसंद करती है। इसके बाद सुहैंग सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने कंपनी की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेबेका को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिससे जोहो हो जाता है शॉक। मीटिंग के बाद सुहैंग जोहो को मनाने के लिए कहता है कि अगर मैं वैंग की खाली जगह पर रेबेका को नहीं लाता तो मेरे डैड किसी अपने आदमी को भेज देते। सुहैंग कहता है कि रेबेका कॉलेज में हमारी जूनियर थी, इसलिए हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं वेंडी और जियांग लंच करते समय देखते हैं कि सुएंग और जोहो दोनों बराबर वोटिंग पर हैं। तभी रेबेका वहां पर आकर उनसे वोटिंग लिंक मांगती है और वोट कर देती है। जियांग देखती है कि रेबेका ने जोहो को वोट किया है। उधर युक्सी जब अपने भाई के साथ घर आता है तो देखता है कि रेंट न चुकाने की वजह से उसका सामान बाहर रखा हुआ है। तभी उसके पास लियांग का कॉल आता है और वो बार्गेनिंग करके 18,000 की जगह 8,000 येन में डील कर लेती है। फिर वो उसके अपार्टमेंट से बाहर आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे 2 महीने का रेंट दे दिया है और अब मैं तुम्हारी बॉस के साथ मकान मालिक भी हूँ। इसके बाद लियांग एक नकली स्टोरी तैयार करती है ताकि लोगों को पता ना चले कि जियाओ जुआन उसका रियल भाई नहीं है। मतलब वो सभी को ये बताना चाहती है कि वो मेरा रियल भाई है। फिर वो इस स्टोरी को जियाबाओ को याद करने के लिए कह देती है। अब अगले दिन सुहैन रेबेका को स्मार्ट होम ब्रांड वेशी का प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए दे देता है, जिस पर जोहो बहुत समय से काम कर रहा था। जियांग ये देख लेती है और मीटिंग के बाद जोहो से कहती है कि आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट बेस्ड होटल प्रोजेक्ट है जो लग्जरी है और ऐसे लोगों को टारगेट करती है जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। जोहो को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। अब रात को बास्केटबॉल खेलते समय सुहैंग जोहो को रीयूनियन पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जोहो मना कर देता है क्योंकि उसे कल जियांग के साथ होटल के फील्ड ट्रिप पर जाना है। उधर शिटो और टिडाओ हॉस्टल से बाहर आ ही रहे होते हैं, तभी वहां पर शिटो की मॉम मिस वी आती है, जिन्हें देखकर शिटो वहां से फिर चली जाती है और मिस वी टिडाओ से रिक्वेस्ट करती है ताकि वो शिटो और उसकी बात करवा पाए। अगले दिन लियांग और उसकी टीम कमर्शियल फोटोशूट के लिए बीच पर जाते हैं, जहां जियोंग भी उनको ज्वाइन कर लेता है। उधर जो और जियांग जब होटल फील्ड ट्रिप पर जाते हैं, तभी वहां की मैनेजर उन्हें बताती है कि इस होटल की इंटीरियर डिजाइन टीनेजर की पसंद के हिसाब से की गई है। अब जोहो को टीनेजर की पसंद के बारे में ज्यादा पता नहीं था और जियांग पहले कभी 5 स्टार होटल में ज्यादा रुकी नहीं, इसलिए वो डिजाइन को जज नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर जियांग मदद के लिए जेन्यू को बुलाती है क्योंकि वो बहुत बार लग्जरी होटल में रुका हुआ है।
अब जेन्यू एक एक करके होटल की अच्छी और बुरी चीजें बताने लगता है। इसी दौरान जोहो को पता चलता है कि जेन्यू ने जियांग को 2 दिन पहले प्रपोज भी किया था, लेकिन जियान ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वहीं बीच पर योक्सी लियांग और जियाओ जुआन की फोटो को क्लिक कर रहा होता है। फोटोशूट हो जाने के बाद जब लियांग पिक्चर्स को देखती है तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो पिक्चर में बहुत बुराइयां निकालना शुरू कर देती है। इस बात से गुस्सा होकर योक्सी वहां से जाने लग जाता है, लेकिन उसका भाई जियाजुआन जियाबाओ के पास ही रुक जाता है क्योंकि वो उसे तरह तरह की कैंडल्स खिला रही थी। उधर टिडाओ शिटो को लेकर एक क्राफ्टिंग शॉप पर आता है जहां उसकी मॉम भी आ जाती है। हम मिस वी शिटो से माफी मांगती है और कहती है, देखो मैं अगले महीने लंबी बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ, इसलिए ये दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। शिटो उनसे अभी भी गुस्से में है और बात नहीं करती। फिर मिस वी टिडाओ से कहती है कि देखो अगर तुम्हें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो तुम्हें अभी से बेटा पढ़ाई पर फोकस करना होगा। और शिटो को ये बात भी बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसकी मॉम अब टिडाओ पर अपना कंट्रोल कर रही है, इसलिए वो फिर से गुस्सा होकर चली जाती है। उधर होटल में लंच करते समय जियांग को पीरियड्स आ जाते हैं और जोहो उसे अपने बैग से फिर सैनिटरी पैड निकालते हुए देख भी लेता है, इसलिए वो जियांग को अपना कोट भी देता है पहनने के लिए। फिर जियांग वॉशरूम जाती है जहां जोहो का मैसेज आता है कि रेबेका तुम्हारे लिए नई पैंट लेकर आ रही है। अब जियांग जोहो के सॉफ्ट साइड को देखकर हैरान हो जाती है और उसी के बारे में सोचने लगती है। उधर लियांग और जियाबाओ योक्सी की बिना काफी अच्छी तरह से फोटोशूट कंप्लीट कर ही देते हैं और फिर लियांग जियाबाओ और जियोंग के साथ फोटो देखने में बिजी हो जाती है। तभी पीछे से जियाओ जुआन कहीं पर चला जाता है। कुछ देर के बाद जब लियांग देखती है कि जियो जुआन नहीं है तो वो तीनों उसे पूरे बीच पर ढूंढते हैं। वहीं यूक्सी भी आ जाता है और वो अपने भाई की खो जाने की वजह से जियाबाओ पर बहुत गुस्सा करता है। वहीं लियांग को एक गेमिंग स्टोर में जियाओ जुआन मिल ही जाता है। पूछने पर वो कहता है कि देखो तुम सबने फोटोशूट के चक्कर में मेरी बात ही नहीं सुनी, इसलिए मैं सुसु करने के लिए टॉयलेट ढूंढने लगा, लेकिन जब मुझे कहीं पर टॉयलेट नहीं मिला तो मैंने अपनी पैंट में ही सुसु कर दी। दूसरी ओर शिटो टिडाओ से गुस्सा होकर चली जाती है क्योंकि टिडाओ ने उसकी मॉम के साथ मिलकर उससे झूठ कहा। वहीं जिया जुआन अपने भाई से मिलता है, लेकिन फिर लियांग रियलाइज करती है कि जिस कैमरा में उसकी तस्वीर थी वो गुम हो गया है। फिर वो तीनों कैमरा ढूंढने में लग जाते हैं। इसी बीच बीच के किनारे फायरवर्क शुरू हो जाता है। जियाबाओ और जियांग तो एक दूसरे को किस भी कर देते हैं। इधर लियांग कैमरा खो जाने की वजह से बहुत अपसेट होती है, लेकिन तभी योक्सी मोबाइल से उसकी ऐसी पिक्चर खींचता है जो उसे बहुत पसंद आती है और यहाँ से इन दोनों में प्यार भरी नोक झोंक भी शुरू हो जाती है। दूसरी ओर होटल के रूफटॉप से फायरवर्क्स एंजॉय करते समय जेन्यू और जोहो जियांग को देखे जा रहे होते हैं। उधर टिडाओ शिटो से माफी मांगकर उसको मना ही लेता है और वो दोनों भी फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं। तो वहीं आज जो कुछ भी हुआ होता है उसके लिए मिस वी अपने कमरे में बहुत रोती है। कुछ दिन के बाद लंच के समय जियाबाओ और जियोंग सभी को अपने किस वाली बात बताते हैं, जिसे सुनकर जेन्यू तो बहुत ऑकवर्ड फील करता है। सभी खाना खा के चले जाते हैं पर लियांग योक्सी के लिए वेट करती है। जब योक्सी आता है तो हमें पता चलता है कि जिया जुआंग अपने पेरेंट्स के पास चला गया है और वो उसे वापस नहीं भेज रहे हैं, इसलिए योक्सी उन्हें मनाने के लिए अब घर जाने वाला है। अब अगर वो खाली हाथ जाएगा तो उसके पेरेंट्स को विश्वास नहीं होगा कि ये शहर में पैसे कमा रहा है, इसलिए लियांग उसकी फैमिली के लिए कुछ महंगे गिफ्ट्स खरीद कर देती है ताकि यूक्सी की फैमिली को पता चल जाए कि यूक्सी बहुत पैसे कमा रहा है। अब चाइनीज न्यू ईयर आने वाला है, इसलिए सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। जियाबाओ और जेन्यू जब घर जाते हैं तो उनके पेरेंट्स सिर्फ जियाबाओ को देखकर ही खुश होते हैं। इससे जेन्यू को जरा बुरा फील होता है कि मुझे प्यार नहीं करते मम्मी पापा। वहीं लियांग भी अपने घर चले जाती है और दूसरी तरफ जब जियांग घर जा रही होती है तभी उसके पास जोहो का कॉल आता है। वो उसको एक मीटिंग के लिए बुला लेता है। दरअसल जो जियांग के होम टाउन में कंपनी के साथ मीटिंग करने वाला है, इसलिए वो जियांग को साथ आने के लिए कहता है। फिर मीटिंग के बाद जोहो को पता चलता है कि उसकी फ्लाइट बर्फ गिरने की वजह से डिले हो गई है, इसलिए अब वो होटल जाने का डिसाइड करता है। लेकिन जियांग कहती है कोई बात नहीं, आप मेरे घर रह सकते हो। जहाँ डिनर करते समय जियांग की मॉम जोहो को बहुत ज्यादा वाइन पिला देती है। जोहो को उनका खाना और वाइन पसंद नहीं आता, लेकिन वो उनकी खुशी के लिए फिर भी खाता है। उधर लियांग अपनी दादी को बहुत सारे गिफ्ट देती है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के लिए एक भी गिफ्ट नहीं लाई है क्योंकि उसके पेरेंट्स जब पैसा कमाने में बिजी थे तब लियांग की दादी ने ही उसको पाल पोष कर बड़ा किया। वहीं ज्यादा पीने के बाद जोहो को नींद आने लग जाती है, इसलिए जियांग उसे अपने रूम में सुला देती है। अब सुबह होने पर जोहो वहां से कैसे भी करके बच निकलने की कोशिश करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं अब और खाना खाऊं, क्योंकि जियांग की माँ बहुत गंदा खाना बनाती है। लेकिन उसकी बुरी किस्मत होती है, जियांग की माँ उसको जबरदस्ती लंच के लिए रोक देती है। फिर जियांग और जोहो लंच के सामान के लिए जाते हैं, जहाँ जोहो जियांग को एक टॉय गन गिफ्ट देता है और रास्ते में आते समय वो दोनों उस गन से एक दूसरे के साथ खेलते भी हैं, लेकिन गन लगने से जियांग के दांत में दर्द हो जाता है।
फिर जब सभी न्यू ईयर पर अपनी फैमिली के पास होते हैं तो वहीं शिटो अकेले हॉस्टल में होती है। इसलिए टिडाओ उसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर ले जाने के लिए इनवाइट करता है, जहां वो उसे अपने पेरेंट्स से भी मिलवाने वाला है। उधर लंच करते समय जब जियांग कॉल पर बात करने के लिए जाती है तो उसकी मॉम जोहो को कहती है जियांग के डैड डेंटिस्ट है, और जब वो हमें छोड़कर गए थे तब जियांग को शौक लगा था और वो उस दिन से कभी भी दांत के इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं गई, भले उसे कितना दर्द क्यों ना हो। यहाँ रूम में जियांग अपने दोस्तों से बात कर रही होती है, तभी जोहो उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। जियांग आने के लिए राजी नहीं होती, इसलिए जोहो हाथ पकड़कर उसे डेंटिस्ट के पास लेके जाता है और दांत का इलाज भी करवाता है। दूसरी ओर शिटो टिडाओ के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है, जहाँ टिडाओ के पेरेंट्स और वो बहुत ही अच्छी बातें भी करते हैं। फिर शिटो अच्छा बनने के लिए टिडाओ की मॉम को खाना बनाने में मदद करती है। टिडाओ के पास उसके एक स्टूडेंट का कॉल आता है, जो और कोई नहीं बल्कि शिटो की मॉम के बॉयफ्रेंड जाहो का बेटा होता है, जिसका नाम है चैन। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जाहो अपनी वाइफ और बेटे के साथ बहुत ही खुश है। उधर दांत निकालने के बाद जोहो के साथ अपने डैड के क्लिनिक के सामने आ जाती है। जिस तरह वो बचपन में अपने डैड की मदद से टूटे हुए दांत को हवा में फेंकती थी, ठीक उसी तरह आज जोहो की मदद से उसने दांत को हवा में फेंका है। जियांग बताती कि मैंने 7 साल से अपने डैड को नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने एक दिन अचानक घर आना ही बंद कर दिया। जियांग ये भी कहती है कि मुझे आज तक पता नहीं चला कि मेरे पेरेंट्स ने डाइवोर्स क्यों लिया। अब जैसे ही वो जाने लगती है तभी उसके पास एक छोटा लड़का आता है, जो और कोई नहीं बल्कि उसका छोटा भाई है। जियांग उसको एक चॉकलेट देकर भेज देती है, लेकिन तभी वो अपने डैड को देखती है और इतने सालों के बाद एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। जियांग उन्हें कुछ कह बिना वहां से चली आती है। फिर जोहो भी अपनी फ्लाइट के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ डिनर करते समय जियाबाओ को उसके पेरेंट्स अच्छी अच्छी डिशेस देते हैं, लेकिन जेन्यो को वही नॉर्मल खाना मिलता है। ये बात जियाबाओ को बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो जेन्यो के कमरे में खाना लेकर जाती है। जियाबाओ कहती है कि अगले जन्म में पेरेंट्स तुम्हें मेरी तरह ही प्यार करेंगे भाई। इससे दोनों भाई बहन के बीच प्यार नजर आता है। उधर शिटो टिडाओ की फैमिली के साथ मिलकर खुशी खुशी खाना बनाती है और फिर डिनर के समय टिडाओ की मॉम उसको एज अ फैमिली मेंबर नए साल का गिफ्ट भी देती है। लेकिन दूसरी तरफ मिस वी कार चलाते हुए बार बार शिटो को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल का जवाब नहीं देती। थोड़ी देर के बाद जब जाहो अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर की डेकोरेशन कर रहा होता है, तभी उसके पास एक कॉल आता है, जिससे वो घबरा जाता है और कार से बाहर चला आता है। उधर जेन्यो को एक सर्वेंट से पता चलता है कि उसकी मॉम ने खास उसके लिए सब्जी मंडी से जाकर खुद सब्जियां खरीदी हैं और अपने हाथों से बनाया है। भले वो खाना नॉर्मल हो, लेकिन उसके हाथ की इंजरी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये सुनकर जेन्यो को विश्वास नहीं होता, क्योंकि आज तक उसकी मॉम ने कभी भी अपने हाथों से खाना नहीं बनाया। इसलिए वो फ्रिज में खाना निकाल कर खाने लगता है, लेकिन तभी वो फिर से अपने पेरेंट्स को देखता है जो जियाबाओ को गिफ्ट दे रहे हैं। इससे उसका मूड खराब हो जाता है और वो खाना नहीं खाता। जियाबाओ अच्छी बहन होने के नाते खुद का गिफ्ट उस जेन्यू को दे देती है। उधर लियांग के डैड उसके छोटे छोटे कपड़े और उसके नए काम से खुश नहीं होते, लेकिन लियांग की दादी उसका साथ देती है। जिसके बाद लियांग के डैड सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि लाइफ में कभी भी कोई ऐसा काम न करना जो कि इलीगल हो बेटा। लियांग उनकी बातों को समझ जाती है और फिर सभी डिनर एंजॉय करते हैं। डिनर के बाद लियांग अपने साथ दादी और मॉम को भी फेस मास्क लगाती है और उसके डैड उन तीनों की तस्वीरों को खींचते हैं। दूसरी तरफ जियांग अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। तभी उसके पास जो का कॉल आता है और वो उसे बाहर बुलाता है। जियांग बाहर जाती है तो देखती है कि जो उसके लिए फ्लाइट में जाने से पहले आइसक्रीम लेकर आया है, जिससे उसके दांत को आराम मिल पाए। आइसक्रीम देने के बाद जोहो चला आता है। अब जियांग ये देखकर बहुत खुश होती है कि जोहो उसकी कितनी केयर करता है। जब वो अंदर आके ये बात अपनी मॉम को बताती है तो वो कहती है, बेटा आज तो न्यू ईयर के मौके पर शहर की सारी दुकानें बंद हैं, तो जोहो को ये आइसक्रीम मिली कहाँ से। लेकिन जियांग इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती और आइसक्रीम खाने लगती है। इसके साथ ही दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले कॉमेंट करके जरूर बताना ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जाहो को इतनी जल्दी निकलना पड़ा। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आज हम देखने वाले हैं 20 योर लाइफ ऑन कोरियन शो के एपिसोड 26 से 30 तक। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी अपनी अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद वापस शेंजन शहर आ गए हैं। जब जियांग ऑफिस जाती है तब वो जोहो के लिए फ्रिज में उसकी पसंद की कैंडीज रख देती है, जिन्हें देखकर जोहो बड़ा खुश होता है। उधर लियांग और जियाबाओ दोनों एक नए एड कमर्शियल के शूट के लिए लोकेशन डिसाइड करते हैं। जियाबाओ लियांग को बताती है कि मैंने यूक्सी और जियाओजोन की फ्लाइट टिकट बुक भी कर दी है। तो वहीं जियांग जोहो के ख्यालों में खोई भी बस से हॉस्टल आती है। यहाँ शिटो को जाहो का कॉल आता है, लेकिन वो उसे काट ही देती है। उधर हम देखते हैं कि शिटो की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि उनका एक कार से एक्सीडेंट हो गया था। मिसवी कहती है कि मेरी बेटी इतने दिनों से फोन नहीं उठा रही है और वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है, इसलिए मैंने जाहो से ब्रेकअप कर लेने का फैसला किया ताकि मैं शिटो को फिर से खुश देख पाऊं। दूसरी तरफ फ्लाइट लैंड होने के बाद लियांग और जियाबाओ यूक्सी के घर जियाओजुआन से मिलने जाते हैं, लेकिन यूक्सी उन्हें दरवाजे से ये कहकर वापस भेज देता है कि इस वक्त जियाओजुआन बहुत थका हुआ है और वो सो रहा है।
इसके बाद रात को तीनों के पूछने पर जियांग बता ही देती है कि मैं जोहो को पसंद करती हूँ, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि जोहो भी उसे पसंद करता है या फिर नहीं। वहीं अगले दिन जाहो के बेटे चुएंग को ड्राइवर से उस हॉस्पिटल का पता चलता है जहाँ उसके डैड जाते रहते हैं। तो उधर जोहो जियांग को रेबेका की टीम में शिफ्ट कर देता है क्योंकि उसे इस वक्त असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। रात को हॉस्टल आने पर शिटो उन तीनों को बताती है कि मैं टिडाओ के साथ हॉट स्प्रिंग मसाज के लिए जा रही हूँ। फिर जियाबाओ जियोंग से मिलने के लिए जाती है जहाँ वो सिर्फ अपने काम की बातें करती है। इस बात से जियोंग नाराज हो जाता है क्योंकि जियाबाओ ने न्यू ईयर की छुट्टियों में एक बार भी उसे कॉल नहीं किया और आज जब वो इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं तो वो काम की बातें कर रही है, इसलिए जियोंग नाराज होकर चला जाता है। अगले दिन लियांग और जियाबाओ जिया जुआन से मिलने के लिए जाते हैं तो युक्सी उन्हें कहता है कि जिया जुआन तो पेंटिंग क्लास के लिए चला गया है। ये बात लियांग को थोड़ा अजीब लगती है, इसलिए वो जियाबाओ को टिकट डिटेल्स चेक करने के लिए कहती है। उधर शिटो टिडाओ हॉट स्प्रिंग मसाज के लिए होटल जाते हैं जहां कपल डेकोरेशन वाला बेड देखकर शिटो को लगता है कि टिडाओ की इंटेंशन कुछ और ही है, लेकिन टिडाओ जब होटल वालों से बात करता है तब पता चलता है कि होटल की एनिवर्सरी के मौके पर उन्होंने 2 बेड की जगह एक मास्टर बेड में अपग्रेड कर दिया है। तब जाकर शिटो चैन से सांस लेती है। दूसरी तरफ लियांग और जियाबाओ फिर से युक्सी के घर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि जिया जुआन फ्लाइट पर आया ही नहीं। युक्सी बताता है कि मेरे मॉम और डैड तुम्हारे दिए हुए क्रूज टिकट से घूमने जा रहे हैं और वो जिया जुआन को भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसे वापस नहीं भेजा। उधर पुलिंग कैपिटल में जियांग बाकी के मेंबर्स के साथ स्मार्ट होम ब्रांड विशी के फाउंडर के साथ मीटिंग करने वाली होती है। विशी के फाउंडर और कोई नहीं बल्कि शिटो के मॉम का बॉयफ्रेंड जाहो है और ये बात जियांग को पता होती है। मीटिंग के बाद रेबिका जियांग को जाहो की वाइफ को कुछ पेंटिंग भेजने के लिए कहती है। तब जियांग समझ जाती है कि जाहो तो शादीशुदा है। दूसरी ओर मसाज के बाद शिटो तैयार होकर रोमांटिक एनवायरनमेंट सेट करता है, लेकिन तभी वो जाहो का मैसेज पढ़ती है जिसमें वो उसकी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। ये जानकर तो शिटो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। टिडाओ के पूछने पर वो उसे बताती भी नहीं कि कहाँ जा रही है। रास्ते में शिटो सोचती है कि मैंने अपनी मॉम के साथ बहुत बुरा किया। हॉस्पिटल पहुंचने पर उसे जाहो मिलता है जो उसकी मॉम को देने के लिए फूल और खाना देता है। तभी इन दोनों को एक साथ जाहो का बेटा भी देख लेता है और चुपके से इनकी फोटो भी खींच लेता है। इसके बाद शिटो अपनी मॉम के पास जाती है। तब उसकी मॉम कहती है कि मैंने जाहो के साथ ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी और की वजह से तुम मुझसे दूर हो जाओ बेटी। ये सुनकर शिटो बहुत इमोशनल हो जाती है और अपनी मॉम को प्यार से गले लगा लेती है। रात में शिटो जब हॉस्टल में होती है तभी वो लियांग को परेशान देखती है क्योंकि उसके चेहरे पर एक्ने आ रहे हैं। फिर जियाबाओ उसे बताती है कि आज जियांग जल्दी सो गई है और उसकी विशी कंपनी के साथ मीटिंग थी। ये सुनकर शिटो समझ जाती है कि जियांग को जाहो के बारे में पता चल चुका होगा। इसके बाद अगले दिन लियांग के बताए हुए आइडिया से युक्सी अपनी मॉम को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिया जुआन को वापस भेजने के लिए मानती नहीं। उधर जियांग अपने कलीग से पूछती है कि अगर जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके फाउंडर का अगर अफेयर चल रहा हो तो क्या होगा। तो वो बताता है कि ऐसी सिचुएशन में हमारी इन्वेस्टमेंट तो वेस्ट हो जाएगी और हम लॉस में चले जाएंगे। फिर जब बोर्ड मेंबर्स इन्वेस्टमेंट की फाइनल मीटिंग कर रहे होते हैं तो जियांग उन्हें बता देती है कि जाहो का अफेयर चल रहा है और वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। जियांग उनको कहती है कि ये बात किसी को भी पता ना चले। इसके बाद जियांग इस बारे में कैफे में बैठी भी सोच रही होती है। तभी उसके पास जेन्यू के दोस्त आ जाते हैं तो जियांग उन दोनों को मूवी टिकट्स दे देती है जो उसे कंपनी की तरफ से मिली थी। फिर ये दोनों टिकट वाली बात जेन्यू को बता देते हैं जिससे वो बहुत ही जेलस फील करता है और जियाबाओ के पास चला जाता है जहाँ जियाबाओ जियोंग की कुकिंग करते हुए वीडियो शूट कर रही होती है। उधर पुलिंग कैपिटल में तीनों बोर्ड मेंबर्स अब विशी की जगह उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी जेंके में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे होते हैं। इधर जेन्यू जियाबाओ को बता देता है कि मैं अब भी जियांग को पसंद करता हूँ, लेकिन जियाबाओ उसे कहती है कि जियांग तो अपने बॉस जोहो को पसंद करती है क्योंकि वो तुमसे ज्यादा मैच्योर है। अगले दिन जियाबाओ की चुनी हुई लोकेशन पर योक्सी लियांग की पिक्चर्स क्लिक करता है। फिर लियांग उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स की ट्रिप में उनके साथ फोटोग्राफर भेजा है जो जिया जॉन की फोटो क्लिक करेगा और तुम उसकी और मेरी फोटो एक साथ जोड़ देना। युक्सी को ये बात बहुत ही बुरी लगती है कि लियांग उससे बिना पूछे ऐसे फैसले ले रही है। साथ ही युक्सी फोटो एडिटिंग करने से भी मना कर देता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी नहीं थी। इस वजह से तो लियांग उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसकी फोटोग्राफी आर्ट की बहुत बेइज्जती करती है, जिस वजह से युक्सी नाराज होकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक हफ्ते पहले जब युक्सी न्यू ईयर की छुट्टियों में अपने घर था तब उसको एक कॉल आया था जिसमें पता चलता है कि उसे अपनी फोटोज के कारण एक कंपटीशन में अवार्ड मिलने वाला है और उसकी क्लिक की गई पिक्चर्स एग्जीबिशन में लगने वाली है। लेकिन वो अवार्ड लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे लियांग के कहने पर उसी दिन सनशाइन वापस आना पड़ा था। वहीं प्रेजेंट में पुलिंग कैपिटल में जोहो और रेबेका के बीच प्यारी सी नोकझोंक होने लग जाती है
क्योंकि वो दोनों जियांग को अपनी टीम में रखना चाहते हैं। इसके बाद जियांग जब ऑफिस से बाहर जाती है तभी उसे जेन्यू मिलता है जो उसे पिकअप करने के लिए आया था। जियांग बहुत ही उदास होती है, इसलिए जेन्यू उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसके साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए जाता है। तभी वहां पर जोहो और सुहेंग भी खेलने के लिए आ जाते हैं। फिर जेन्यू और जोहो के बीच एक बास्केटबॉल मैच होता है जिसमें जेन्यू जीत जाता है, मगर जेन्यू को ये बात बहुत ही बुरी लगती है कि जियांग जोहो को देखकर मुस्कुरा रही है। उधर जियाबाओ इस बात से बहुत ही परेशान होती है कि यूक्सी ना तो अपने घर पर है और ना ही वो फोन उठा रहा है, इसलिए उसे एड कमर्शियल के लिए मना करना पड़ता है। लेकिन एड कंपनी वाले लियांग को उसके छोटे भाई के साथ अगले हफ्ते होने वाले चाइल्ड फेस्टिवल पर आने के लिए कहते हैं, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे आगे से ऑफर नहीं मिलेगा। दूसरी ओर शिटो जब टिडाओ का इंतजार कर रही होती है तभी वहां पर जाहो का बेटा आता है और वो शिटो को जोर से धक्का दे देता है जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। तभी वहां पर टिडाओ आ जाता है और वो चैन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वेल, टिडाओ चैन का ट्यूशन टीचर होता है, इसलिए वो उससे आराम से बात करता है। जाहो का बेटा चैन कहता है कि शिटो का मेरे डैड के साथ अफेयर चल रहा है और वो प्रूफ के तौर पर हॉस्पिटल में फूल देते हुए उन दोनों की तस्वीर दिखाता है। अब इससे पहले कि शिटो कुछ कह पाती वहां जियांग उसकी मदद के लिए आ जाती है और वो चैंग को कहती है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और जाहो मुझसे मिलने के लिए आए थे क्योंकि वो पुलिंग कैपिटल के क्लाइंट है और जब मैं सो रही थी तब उन्होंने मेरी दोस्त को फूल दिए थे। ये सुनकर चैंग शांत हो जाता है, लेकिन अब शिटो समझ जाती है कि जियांग को सब कुछ पता चल गया है। हॉस्टल जाकर जियांग शिटो की मरहम पट्टी करती है। तभी वहां पर जियाबाओ और लियांग भी आ जाते हैं। बातों ही बातों में जियांग बताती है मुझे फिर से जोहो की टीम में शामिल कर लिया गया है। सुबह होने पर जियाबाओ और लियांग यूक्सी के घर जाते हैं, लेकिन वो उन्हें वहां भी नहीं मिलता क्योंकि वो तो अपनी पिक्चर्स को देखने के लिए फोटोग्राफी एग्जीबिशन में गया था, जहां का मैनेजर उसे कहता है कि तुम्हारी फोटो को बहुत पसंद किया जा रहा है, तुम वाकई एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर हो। उधर लियांग दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो उसे यूक्सी की क्लिक की गई पिक्चर्स दिखाई देती हैं। तब जाके वो समझ जाती है कि यूक्सी कितना अच्छा फोटोग्राफर है। वहीं पुलिंग कैपिटल में जियांग को उसका कलीग बताता है कि मिस्टर जाहो के अफेयर की न्यूज मीडिया के सामने आ गई है। अच्छा हुआ कि हमने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, नहीं तो हमारे सारे पैसे डूब जाते। रात को हॉस्टल जाने पर शिटो जियांग से पूछती है कि अचानक से जाहो के अफेयर की खबर मीडिया को कैसे पता चली। जियांग कहती है कि शायद उनकी कंपनी से ही किसी ने यह खबर फैलाई होगी। शिटो कहती है कि खैर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी मॉम ने जाहो के साथ ब्रेकअप कर लिया है। तभी शिटो के पास टिडाओ का कॉल आता है और वो बताता है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका है। उधर अपनी खबर एक्सपोज होने की वजह से जाहो की कंपनी को भारी नुकसान होता है और वो उसके लिए मिस वी के पास भी जाता है क्योंकि वो उनकी कंपनी के अटॉर्नी है। मिस वी कहती है कि मैंने सभी ऑनलाइन न्यूज चैनल को पैसे देकर तुम्हारी खबर को दिखाना बंद कर दिया है और अब कुछ ही दिनों में ये मामला शांत हो जाएगा। साथ ही मिस वी शिटो को लेकर बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए जाहो हिम्मत देने के लिए उसका हाथ पकड़ता है। लेकिन तभी वहां पर शिटो आ जाती है और वो इन दोनों को इस तरह देखकर फिर से शॉक हो जाती है और गुस्से में जाहो को यहाँ से चले जाने के लिए कह देती है। फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं तो यहाँ आपके साथ समय बिताने के लिए आई थी, लेकिन आपने मुझे लगता है अब भी जाहो का साथ नहीं छोड़ा। इसका मतलब तो यह है कि आपने उस दिन मुझसे झूठ बोला कि आपने ब्रेकअप कर लिया है। शिटो रोते हुए अपने सर पर लगी चोट भी बताती है जो चैंग की वजह से उसे लगी थी और वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। हॉस्टल में वो जियांग को कहती है कि मेरी मॉम ने मुझसे झूठ बोला कि उन्होंने जाहो से ब्रेकअप कर लिया है। इतना कहकर वो जियांग से गले लगकर रोने लग जाती है। उधर रेस्टोरेंट में जियोंग जियाबाओ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जियाबाओ उससे ज्यादा लियांग के काम में इंटरेस्टेड होती है और वहां से चली जाती है। फिर हॉस्टल आने पर दोनों मिलकर एक चाइल्ड एक्टर चूज करते हैं जिसको वो अपने साथ चाइल्ड इवेंट में लेके जा सके क्योंकि यूक्सी तो गायब है और जियाजॉन को उसकी मॉम भेज नहीं रही है। अगले दिन रेबेका अपनी टीम के लिए अच्छा काम करने की वजह से जियांग को एक एक्सपेंसिव लैपटॉप गिफ्ट करती है। उधर जियाबाओ और लियांग सक्सेसफुली चाइल्ड एक्टर के साथ इवेंट में भाग लेते हैं। रात को ऑफिस में रेबेका जोहो से पूछती है तुमने खुद जियांग को लैपटॉप क्यों नहीं दिया और मुझे क्यों भेजा। इस पर जोहो सोचने लगता है। तब हमें पता चलता है कि मीटिंग के समय जियांग का लैपटॉप खराब हो गया था और जोहो ने ये बात नोटिस करके उसे रेबेका के हाथों एक नया लैपटॉप भिजवाया क्योंकि अगर जोहो उसको देता तो वो शायद वापस कर सकती थी उसे। उधर जियाबाओ और जियोंग नाइट वॉक कर रहे होते हैं, तब भी जियाबाओ सिर्फ अपने काम की बात करती है। जियोंग उसको एक दिन मिट्योर शोवर देखने के लिए साथ चलने के लिए इनवाइट करता है, वो मान भी जाती है। इसके बाद जियाबाओ देखती है कि किसी ने सोशल मीडिया पर लियांग की इवेंट वाली फोटो को बुरी तरह से एडिट करके अपलोड किया है। फिर उसे पता चलता है कि ये काम लियांग के एक्स बॉयफ्रेंड चैन का है। अब जियाबाओ इवेंट के ऑर्गेनाइजर को कॉल करके कहती है कि ओरिजिनल फोटो अपलोड कर दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए, लेकिन ऑर्गेनाइजर चैन के डर से ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद लियांग जियाबाओ से कहती है कि मैंने तुम्हें इवेंट के समय वीडियो बनाने के लिए कहा था, अगर हम उसे अपलोड कर देंगे तो सही रहेगा, लेकिन जियाबाओ कहती है मैं तो वीडियो शूट करना भूल ही गई। उधर शिटो हिम्मत करके टिडाओ को बता देती है कि मेरी मॉम का जाहो के साथ अभी भी रिलेशन चल रहा है।
यह सुनकर टिडाओ तो शॉक हो जाता है। टिडाओ को इस तरह अनकंफर्टेबल देखकर शिटो चुपचाप चली जाती है। अब दूसरी तरफ बस में वेंडी जैंग को कहती है कि मैंने ही मिस्टर जोहो के कहने पर जाहो की अफेयर की खबर मीडिया वालों को दे दी थी। ये जानकर तो जियांग को जोहो की इस हरकत पर यकीन नहीं होता। वो थोड़ी देर सोचने के बाद रेबेका को मैसेज करके कहती है कि तुम्हारी टीम में मैं वापस आना चाहती हूँ। अगले दिन जियांग ये बात शिटो को बता देती है और कहती है कि ये सब मेरी गलती है क्योंकि मुझे जोहो को ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। शिटो को विश्वास नहीं होता कि जियांग अपनी कंपनी को उसकी दोस्ती से ऊपर रखती है, इसलिए वो गुस्से में उसे भला बुरा कहकर चली जाती है। इसके बाद हॉस्टल में लियांग देखती है कि सोशल मीडिया पर उसे एक्ने से भरे हुए चेहरे की वजह से बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है, इसलिए वो इस बात का गुस्सा जियाबाओ पर निकाल देती है और कहती है कि तुमने एजेंट होकर भी मेरा काम आसान बनाने की जगह मुश्किल कर दिया है। जियाबाओ इस बात से हर्ट होती है क्योंकि वो तो ये काम लियांग की दोस्ती की वजह से कर रही थी, लेकिन वो उसको एजेंट मानती है। लियांग के इस गुस्से से भरे बिहेवियर से दोनों में दोस्ती में तकरार आ जाती है। अगले दिन लियांग देखती है कि गुस्सा करने के कारण उसके चेहरे पर और भी ज्यादा एक्ने आ गए हैं। फिर जियांग ऑफिस में जोहो से पूछती है, आपने जाहो को एक्सपोज ना करने का प्रॉमिस किया था ना, लेकिन आपने उन्हें एक्सपोज कर दिया। जोहो कहता है कि मैं वो सब करूंगा जो कंपनी के लिए सही होगा। इसके बाद रेबेका जियांग को समझाती है, अगर हम जाहो को एक्सपोज नहीं करते तो कोई और उन्हें एक्सपोज कर देता, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाते समय रेबेका देखती है कि जियांग के पास जोहो का पेन है। दूसरी तरफ टिडाओ शिटो की मॉम के बारे में बता देता है, जिस वजह से उसकी मॉम उसे शिटो से दूर रहने की एडवाइस देती है। इसके बाद पुलिंग कैपिटल में हमें रेबेका और जोहो की बातों से पता चल जाता है कि जोहो ने जो कुछ भी किया वो सोच समझ कर किया था, क्योंकि सुहेंग तो जाहो के अफेयर की खबर के साथ साथ शिटो की मॉम का नाम भी एक्सपोज करने वाला था, लेकिन जोहो ने उसे ऐसा करने से रोका और शिटो से रिलेटेड सारी जानकारी मिटा दी। प्रेजेंट में रेबेका जोहो से कहती है कि तुमने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एक पेन खरीदा था और उसे तुम हमेशा अपने साथ रखते थे, तुमने वो जियांग को क्यों दिया? इस पर जोहो कहता है कि अभी तक वो मेरी सबसे अच्छी इंटर्न रही है। रात को हॉस्टल में नाराज होने के बाद जियाबाओ लियांग के लिए एक एड का ऑफर लेकर आती है, जिसमें उसे एक्ने ट्रीटमेंट का स्पोक पर्सन बनना है, लेकिन लियांग इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना ही कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचेगा। इस बात को लेकर फिर से दोनों में बहस होने लग जाती है और जियाबाओ अपनी एजेंट की नौकरी से इस्तीफा देकर गुस्से से बाहर चले जाती है। अगले दिन लियांग एक्ने ट्रीटमेंट करवा लेती है, जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल होता है और वो इस प्रोसेस को रिकॉर्ड भी कर लेती है। उधर टिडाओ जब शिटो से बात करने के लिए जाता है तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और उसे तुरंत घर जाना पड़ता है क्योंकि उसके एग्जाम पास होने की खुशी में पार्टी रखी होती है। इसके बाद जियांग शिटो से मिलकर उससे माफी मांगती है और वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। फिर एक्ने ट्रीटमेंट के बाद लियांग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसका शुगर लेवल कम होने की वजह से उसे चक्कर आने लग जाते हैं, इसलिए जियांग उसको अपनी चॉकलेट ड्रिंक देती है। लियांग उसे पीने के बाद और मीठी चीजें खाने की जिद करती है क्योंकि उसने पिछले 7 सालों से आज मीठी चीज खाई है। इस तरह लियांग कुछ घंटे तक सिर्फ मीठी चीजें ही खाती है। दूसरी तरफ टिडाओ अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है, तभी शिटो उसे मैसेज करके बुला लेती है। अब जैसे ही वो जाने लग जाता है तभी उसकी मॉम कहती है कि तुमने अब तक उसके साथ ब्रेकअप क्यों नहीं किया बेटा? टिडाओ उनकी बातें सुने बिना ही चला जाता है और शिटो के पास जाकर माफी मांगता है। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहीं रात को जियाबाओ जब रूम में आती है तब उसे जियांग बताती है कि लियांग अपना सारा सामान पैक करके अचानक बिना बताए कहीं चली गई है। अगले दिन पुलिंग कैपिटल में तीनों बोर्ड मेंबर्स मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि वो अब फंडिंग उठाएंगे ताकि एक बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाएं। फंडिंग लाने की जिम्मेदारी फिर रेबेका अपने कंधों पर ले लेती है और अपनी टीम को अपने साथ एक टेक्नोलॉजी इवेंट में चलने के लिए कहती है। रात को जियांग के पास लियांग का मैसेज आता है जिसमें वो अपनी लोकेशन बताती है और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियांग की बात जियाबाओ को नहीं बताती और जियाबाओ लियांग की टेंशन में बहुत रोने भी लग जाती है। अगले दिन लियांग जब मेटियोर शोवर देखने के लिए हिल स्टेशन जाती है तभी उसे होटल में यूक्सी टकराता है जो यहाँ मेटियोर शोवर की पिक्चर्स लेने के लिए आया था। वहीं रेबेका अपनी टीम के साथ टेक्नोलॉजी इवेंट में जाती है जहाँ बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी के लोग एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक मैंग के पास इन्वेस्टमेंट लेने के लिए खड़े होते हैं। जब मैंग खाना खाने के लिए जाता है तो रेबेका उससे बात करती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। इवेंट से जाते समय जियांग रेबेका से पूछती है क्या मैंग हमारी कंपनी को फंडिंग देने वाले हैं कि नहीं। रेबेका कहती है मैं तो मैंग से फंडिंग लेना ही नहीं चाहती और ना ही मैंने इस बारे में उससे बात की। दरअसल मैंने तो मैंग से उनके फेवरेट गेम के बारे में बात की है और उन्हें उस गेम की बहुत एक्सपेंसिव टिकट गिफ्ट भी की है। ऐसा मैंने इसीलिए किया ताकि मुझे मैंग के साथ बात करते हुए देखकर छोटी छोटी कंपनी का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो जाए और हम उनसे कम वैलिडेशन पर फंडिंग ले पाए। उधर शिटो टिडाओ मेटियोर शोवर देखने के कैंपिंग करते हैं और वहाँ खाना बनाकर खाते हैं। फिर टिडाओ उससे पूछता है कि हायर स्टडीज के लिए बेजिंग जाने वाला हूँ, तुम क्या मेरे साथ चलोगी? हम वहाँ पर एक छोटा सा अपार्टमेंट ले सकते हैं और तुम्हें वहाँ पर एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। शिटो साथ चलने के लिए मान जाती है।
दूसरी ओर लियांग होटल के बाहर मीटियोर शोवर देखने के लिए जाती है। तभी वहां उसे फिर से युक्सी मिलता है, जो उससे इस तरह अचानक से चले जाने के लिए माफी भी मांगता है। वहीं पुलिंग कैपिटल में लिफ्ट खराब होने के कारण जियांग सीढ़ियों से जाती है, जहां जोहो उसको मिलता है और जियांग उसके सामने सिर्फ रेबेका की तारीफ करती है। बाहर निकलते समय जियांग जोहो से कहती है कि आज मीटियोर शोवर होने वाला है, इसलिए मैं पैदल जाऊंगी और रात में एंजॉय करूंगी। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर जियांग देखती है कि जो वापस ऑफिस जा रहा है। इससे वो समझ जाती है कि वो उसे नीचे तक छोड़ने के लिए आया था। उधर लियांग युक्सी को सारी बातें बताने के बाद कहती है, सारी गलती मेरी है, मुझे इस तरह से जियाबाओ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जियाबाओ ने मुझे हर कदम पर हिम्मत दी है, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। साथ ही वो उससे पूछती है कि तुम अचानक ऐसे गायब क्यों हो गए। युक्सी कहता है कि मीटियोर शोवर 100 सालों के बाद एक बार होता है और मैं उसकी पिक्चर्स लेने के लिए 4 दिनों से लगातार यहाँ बैठा हुआ हूँ। फिर दोनों मीटियोर शोवर देखते हैं और विश मांगते हैं। विश मांगते समय युक्सी लियांग की बहुत सुंदर तस्वीर खींचता है। वहीं शिटो, टिडाओ और जियाबाओ जियोंग भी काफी इंजॉय करते हैं। अगले दिन लियांग वापस हॉस्टल जाती है और जियाबाओ से माफी मांगती है, जिससे उन दोनों में फिर दोस्ती हो जाती है। लियांग उस एक्ने वाले एड कमर्शियल को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर पुलिंग कैपिटल में होने वाले फंडिंग इवेंट में रेबेका देखती है कि जियांग जोहो से बहुत ज्यादा नाराज है, इसलिए वो उसे बता देती है कि तुम्हें लैपटॉप जोहो ने ही दिया है और शिटो की मॉम का नाम मीडिया में ना आए, ये काम भी जोहो ने ही किया है। जोहो ने ही शिटो की मॉम का नाम आने से बचाया है। सक्सेसफुली फंडिंग मिलने के बाद जियांग ऑफिस के तीनों बोर्ड मेंबर्स के साथ पार्टी में जाती है, जहां उसे पता चलता है कि रेबेका जोहो की कॉलेज के दिनों में गर्लफ्रेंड थी और ये जानकर जियांग बहुत हर्ट होती है। वो वहां से निकल जाती है। रास्ते में उसे जैन्यू मिलता है, जो उसके साथ सड़क किनारे डिनर करता है और फिर उसे एक बार फिर प्रपोज करता है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताना क्या इस बार जियांग ने जैन्यू को हाँ कहा होगा। आज हम 20 योर लाइफ ऑन कोरियन शो के एपिसोड 31 से 35 देखने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांग जब सुबह बस से ऑफिस जा रही होती है, तभी वो रात के बारे में सोचती है, जब जैन्यू ने उसको एक बार फिर प्रपोज किया था और कहा था मैं जोहो की तरह मैच्योर दिखने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन जियांग ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम जोहो की तरह कभी नहीं बन सकते। प्रेजेंट में जियांग को उसका कलीग बताता है कि जोहो के कहने पर पुलिंग कैपिटल बाई बॉक्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन पुलिंग की कॉम्पिटिटर ज्वांडा कंपनी भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रही है। हालांकि उन्होंने इसी तरह की एक दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट की है। इसके बाद जियांग जब जोहो को रेबेका की केयर करते हुए देखती है, वो बड़ी उदास हो जाती है। रेबेका उसे मनाने के लिए आती है और वो दोनों एक गेम खेलते हैं, जिसमें वो एक दूसरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। जियांग रेबेका से पूछती है कि तुम जोहो से कैसे मिली और तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ। रेबेका बताती है कि जोहो कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हुआ करता था और उसके एरोगेंट नेचर से इंप्रेस होकर मैंने उसे प्रपोज किया। इस तरह 4 सालों तक हमारा रिलेशनशिप चला और जब कॉलेज के बाद जोहो बीजिंग चला गया तो दोनों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। उधर दिखाते हैं लियांग और युक्सी को, जो दोनों घर की सफाई करती हैं। वहीं शिटो को उसका डायरेक्टर शाबाशी देता है और साथ ही वो शिटो को एचआर के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी कंपनी की एनुअल पार्टी ऑर्गेनाइज करने की पूरी जिम्मेदारी देता है। शिटो ये देखकर शॉक रह जाती है कि इस कंपनी का नाम विशी है। दूसरी तरफ रेबेका जियांग को अपने साथ एक प्राइवेट वाइन पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करती है, जहां बहुत बड़े लोग आने वाले हैं। इधर लियांग काम करने के बाद थक हार कर सो जाती है और युक्सी जब घर आता है तो लियांग उसके साथ डिनर के लिए बाहर जाती है, जहां वो उससे दोबारा माफी मांगती है और फिर एक साथ टीम की तरह काम करने के लिए कहती है। युक्सी भी इसके लिए मान जाता है। जाते समय वो लियांग को एक गिफ्ट देकर जाता है। लियांग देखती है कि इसमें उसकी तस्वीर है, जो युक्सी ने मीटियोर शोवर के साथ विश मांगते दौरान ली थी। उधर मिस वी जाहो से कहती है, मैं अब तुम्हारी कंपनी की अटर्नी नहीं रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद के लिए अपने बेस्ट असिस्टेंट को भेज सकती हूँ। वहीं जियाबाओ जब जियोंग से मिलती है तो फिर से अपने काम की ही बात करने लगती है। ये देखकर जियोंग कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा अपनी टीम के साथ खुश रहती हो, मेरे साथ लगता है तुम्हें खुशी मिलती ही नहीं। फिर हॉस्टल में दिखाते हैं तो जियांग वाइन पार्टी के लिए लियांग की हेल्प से एक ऐसी ड्रेस चूज करती है जिससे सभी के टेंशन उसे मिल पाए। अगले दिन जियाबाओ, लियांग और युक्सी मिलकर एक साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिससे फ्यूचर में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और लियांग सारी जिम्मेदारी जियाबाओ को दे देती है। फिर युक्सी बताता है कि मेरी मॉम जियाजुआन को यहाँ वापस भेजने के लिए मान गई है, लेकिन सिर्फ वीकेंड्स पर, क्योंकि वीकडेज पर उसे बीजिंग में स्कूल भी जाना होगा। यानी कि वीकेंड पर वो यहाँ पर आ जाएगा और शूट के बाद वापस चला जाएगा। लियांग भी इसके लिए मान जाती है। दूसरी तरफ टिडाओ और शिटो बीजिंग जाने के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी टिडाओ को चैंग और उसकी मॉम दिखाई देती है, इसलिए वो शिटो को वहीं छोड़कर उनसे मिलने के लिए चला जाता है। इसी बात से शिटो हर्ट भी हो जाती है। वापस आने पर टिडाओ बताता है कि ऐसा मैंने इसीलिए किया ताकि तुम्हें उनके सामने घबराना ना पड़े। उधर वाइन पार्टी में जियांग ऐसी ड्रेस पहनकर जाती है
जो वहाँ के ड्रेस कोड से बिल्कुल अलग होती है, इसलिए सभी उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। जोहो मिस्टर ली से बात करने जाता है और जियांग को तब तक वहीं खड़े रहने के लिए कहता है, लेकिन जियांग तो उनसे पहले मिस्टर ली से मिल जाती है और मिस्टर ली जियांग को उसकी ड्रेस की वजह से ताना मार कर चले जाते हैं। ये देखकर जोहो जियांग को दूर लेकर जाता है और उसे डांटता है क्योंकि वो मिस्टर ली से बहुत जरूरी बात करने वाला था, लेकिन जियांग की इस वजह से सारे किए कराए पर पानी फिर गया। जोहो कहता है कि तुम्हारे कारण पुलिंग कैपिटल को इतने बड़े आदमी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ये सब सुनकर जियांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूछती है, क्या मैं आपके लिए सिर्फ एक नॉर्मल स्टाफ मेंबर हूँ? जोहो कहता है, हाँ हो। जाते समय जोहो कहता है कि या तो ये ड्रेस बदल लो नहीं तो घर चले जाओ। इस सब से जियांग का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए घर जाने लग जाती है। रास्ते में जोहो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है क्योंकि इतनी रात को टैक्सी मिलना मुश्किल है। उधर हॉस्टल में जियाबाओ कंफ्यूजन में ये सोच रही होती है, क्या वो जियोंग को सच में प्यार करती भी है या नहीं। तभी वहां पर जियांग आ जाती है और वो उन्हें सब कुछ बात बताकर फूट फूट कर रोने भी लगती है। दूसरी तरफ टिडाओ को उसकी मॉम ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है क्योंकि टिडाओ ने उनसे कहा था कि वो शिटो से ब्रेकअप कर चुका है। अगले दिन जियांग जोहो को नॉर्मल बॉस की तरह ट्रीट करती है। तीनों बोर्ड मेंबर्स ये सोचकर परेशान होते हैं कि उन्होंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू 10% कम हो गई है। वहीं दिखाते हैं तो योक्सी लियांग और जियाबाओ को उस एग्जीबिशन में लेके जाता है जहां उसकी पिक्चर को अवार्ड मिला था। लियांग और जियाबाओ पिक्चर्स को देख रहे होते हैं। तभी युक्सी को मैनेजर बताता है कि एक बहुत बड़ी चाइनीज कंपनी ने तुम्हारे काम को पसंद किया है और वो तुम्हें अपनी टीम में रखना भी चाहते हैं। युक्सी उनसे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय मांगती है, लेकिन लियांग चुपके से इन दोनों की बात को सुन लेती है। दूसरी तरफ टिडाओ को शिटो के बैग में रखी फाइल से पता चल जाता है कि वो विशी कंपनी के साथ काम कर रही है। हॉस्टल में जियाबाओ अभी भी उसी कंफ्यूजन में होती है कि क्या वो जियोंग को पसंद करती भी है या नहीं। रात भर सोचने के बाद अगले दिन जियाबाओ हिम्मत करके जियोंग से ब्रेकअप करने के लिए जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो उसे पसंद नहीं करती है। अब इससे पहले वो कुछ कह पाती, जियोंग बताता है कि 2 दिन बाद आंटी इस रेस्टोरेंट को बेचने वाली है। खैर जियाबाओ खुद तो नहीं बता पाती, लेकिन वो मैसेज करके ब्रेकअप करने के लिए कह देती है। अब रात को जियोंग जब खाना देने के लिए आता है तभी वो बताता है कि मेरा मोबाइल खराब हो गया है। साथ ही अगले दिन सभी को डिनर के लिए इनवाइट करता है क्योंकि वो एक खुशखबरी देना चाहता है। अगले दिन यहाँ दिखाते हैं तो जो अपने डूबते हुए इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए मिस्टर मैंग से बात करने के लिए जाने वाला है और इसकी फाइल जब वो जैंग से लेने के लिए जाता है तो वो उसे अपनी डेस्क से लेने के लिए कहकर चली जाती है। उधर टिडाओ अपनी मॉम के कहने पर ब्लाइंड डेट पर जाता है, लेकिन तभी वहां पर शिटो आ जाती है, पर टिडाओ उसे ब्लाइंड डेट के बारे में कुछ नहीं बताता। वहीं जोहो को मिस्टर मैंग नहीं मिल पाते और उसे उदास होकर वापस लौटना पड़ता है। अब रात में ग्रुप डिनर के समय जियोंग सभी को कहता है कि जियाबाओ कॉलेज के बाद यहीं रहने वाली है, इसलिए मैं भी उसका साथ देने के लिए यहीं रहूंगा, इसलिए मैं 2 दिन बाद ये रेस्टोरेंट खरीदने वाला हूँ। फिर सभी ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं जिसमें टिडाओ को शिटो को किस करने का डेयर मिलता है, लेकिन शिटो उसे किस करने नहीं देती और उसका हाथ पकड़कर बाहर चली जाती है। कहती है, मुझे पता है तुम अपनी फैमिली के कहने पर ब्लाइंड डेट पर गए थे, लेकिन आज के बाद अगर तुम्हें रिलेशनशिप में रहना है तो एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करनी होगी। इतना कहकर शिटो वहां से चली जाती है। वहीं रेस्टोरेंट के बाहर लियांग युक्सी से कहती है कि तुम्हें अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए चाइनीज कंपनी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन युक्सी कहता है मैंने तुम्हारे साथ काम करने के लिए उस ऑफर को ठुकरा दिया। लियांग ये सुनकर बड़ी खुश होती है। फिर अंदर वापस गेम होता है शुरू और जियाबाओ इस बार हिम्मत करके जियोंग को कह देती है कि मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। यह सुनकर बेचारे जियोंग का दिल टूट जाता है और वो जियाबाओ के साथ दोस्ती तोड़कर चला जाता है। अगले दिन दिखाते हैं तो जियांग जब ऑफिस जाती है तब उसे पता चलता है कि जोहो मिस्टर मैंग से मिलने के लिए सुबह जल्द ही बेजिंग चले गए हैं। वहीं शिटो के आइडिया को सुनकर एचआर उसके कंधों पर जाहो की कंपनी के एनुअल फंक्शन की सारी जिम्मेदारी डाल देता है। उधर लियांग, जियाबाओ और युक्सी अपने नए स्टूडियो के लिए जगह देखने के लिए जाते हैं। फिर युक्सी जियोंग के पास जाता है जो रेस्टोरेंट खरीदने का प्लान छोड़कर अपने घर जाने वाला है क्योंकि जियाबाओ ने तो उसे ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद युक्सी और टिडाओ जियोंग के साथ लंच करने के लिए जाते हैं ताकि एक दूसरे से बात करके उसका मन हल्का कर पाए। बातों ही बातों में युक्सी कहता है कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ शायद वो मुझे पसंद नहीं करती है। इसके बाद देखते देखते 1 हफ्ता बीत जाता है और जोहो बीजिंग में इतने दिनों तक मिस्टर मैंग का इंतजार करता है। तब जाकर वो जोहो से 5 मिनट बात करने के लिए मानते हैं, लेकिन वो बाय बॉक्स प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग देने से मना कर देते हैं। अब पुलिंग कैपिटल में खतरे के बादल छाए हुए हैं क्योंकि मिस्टर मैंग उनकी कॉम्पिटिटर कंपनी ज़्वांडा के ज़ेजियन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिससे पुलिंग कैपिटल को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और शायद ये हमेशा हमेशा के लिए बंद भी हो सकती है। इसके बाद जियांग के पूछने पर रेबेका बताती है कि जोहो इन सब की टेंशन से डिप्रेस्ड होकर अपने होम टाउन छुट्टियां मनाने के लिए चले गए हैं। जियांग को ये सुनकर बड़ी टेंशन हो जाती है और वो अपना सामान पैक करके उसके पास जाने लगती है। तभी उसके रूममेट पूछते हैं कि तुम तो जोहो से सख्त नफरत करती थी, अचानक उसके लिए ये क्यों कर रही हो? जियांग कहती है मैंने जोहो को भुलाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। इतना कहकर जियांग चले जाती है और एक लड़की आकर जियाबाओ को टिफिन देकर कहती है ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भिजवाया है।
जियाबाओ देखती है कि टिफिन में उसके फेवरेट मीट बॉल्स हैं और वो युक्सी को कॉल करती है। तब उसे पता चलता है कि आज जियोंग अपने घर जाने वाला है। यह सुनकर जियाबाओ भागती हुई रेलवे स्टेशन जाती है और जियोंग से माफी मांगती है, लेकिन जियोंग उसे कुछ भी कहे बिना चले जाता है। उधर जेन्यू को उसका कोच दुनिया की सबसे बेस्ट तलवारबाजी की ट्रेनिंग देने के लिए 1 साल के लिए जर्मनी भेजना चाहता है, लेकिन जेन्यू जियांग के चक्कर में इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय मांगता है। दूसरी तरफ युक्सी जब अपनी मॉम से बात करता है तब हमें पता चलता है कि जाजुआन को वो इस शहर भेजने के लिए इसलिए राजी हुई क्योंकि युक्सी ने बताया कि उसकी यहाँ पर एक गर्लफ्रेंड है और इस बार वो जाजुआन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ आने वाली है। वहीं जियांग पता ढूंढते हुए किसी तरह जोहो के होम टाउन में उसके डैड के होटल में पहुंच जाती है, जहां वो जोहो को पौधों में पानी देता हुआ देखती है। जोहो जब पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जियांग कहती है कि मैं यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए आई हूँ, ना कि आपसे मिलने के लिए। जोहो रिसेप्शन में जाकर रजिस्टर देखता है कि इस समय एक भी रूम खाली नहीं है। वो कहता है तुम्हें दूसरे होटल में जाना चाहिए। जियांग यहाँ से जाने ही लगती है, तभी वहां पर जोहो के डैड आ जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि जियांग जोहो के ऑफिस में काम करती है तो वो उसे रहने के लिए जोहो का कमरा दे देते हैं। रात को युक्सी अपने पेरेंट्स को डिनर के लिए लेके आता है और बहाना बनाकर कहता है कि अभी मेरी गर्लफ्रेंड काम में बिजी है, इसलिए वो डिनर के लिए नहीं आ सकती, लेकिन हाँ वो कल रात आ सकती है। ये बात युक्सी जब लियांग और जियाबाओ को बताता है तो वो दोनों उसके साथ गर्लफ्रेंड बनकर चलने को तैयार हो जाते हैं। उधर जियांग जोहो के बेड पर आराम से सोती है, लेकिन बेचारे जोहो को अपने डैड के रूम में जमीन पर सोना पड़ता है। वहीं शीटो के पास टिडाओ का मैसेज आता है जिसमें वो कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स से सब कुछ शॉर्ट आउट कर लिया है, इसलिए अब हमें साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। ये देखकर शिटो बड़ी खुश हो जाती है। सुबह होने पर जोहो के डैड जियांग को ब्रेकफास्ट देते हैं जो खुद जोहो ने उसके लिए बनाया था। फिर वो जोहो के पास छत पर जाती है जहां वो दोनों मिलकर कपड़े सुखाते हैं। जियांग जोहो से कहती है मैं आपसे डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि कंपनी में सबको आपकी जरूरत है और आप यहाँ कर बैठ गए। जोहो कहता है कि तुम इतने समय तक मेरी असिस्टेंट थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे कुछ नहीं सीखा, नहीं तो तुम्हें पता चल जाता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। उधर युक्सी लियांग को जाजुआन के साथ सक्सेसफुली फोटोशूट करवा लेता है और वो उन्हें फिर से डिनर पर गर्लफ्रेंड बनकर आने के लिए कहता है, लेकिन इस बार वो मना कर देती हैं। दूसरी तरफ बीच पर शिटो और टिडाओ एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं और किस भी करते हैं। अब रात को डिनर के समय युक्सी के मॉम डैड उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो वो पिछली बार की तरह बहाने करने लगता है कि आज वो नहीं आ सकते। पर तभी वहां पर जियाबाओ आ जाती है और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बता देता है। वो सभी डिनर करने के लिए बैठते हैं, तभी वहां पर लियांग आ जाती है जो जियाबाओ को युक्सी की गर्लफ्रेंड बनते हुए देखकर वापस चली जाती है। युक्सी लियांग को बाहर छोड़ने के लिए जाता है, तभी उनकी बातों से पता चल जाता है कि युक्सी और लियांग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया। इसके बाद जब डिनर के बाद जियाबाओ हॉस्टल आ जाती है, वो लियांग से कहती है मैं युक्सी को पसंद करने लगी हूँ, क्या तुम मेरी लव स्टोरी को आगे बढ़ाने में मदद करोगी। लियांग अपनी दोस्त की खुशी के लिए ऐसा करने के लिए मान जाती है। फिर जियाबाओ ये बात शिटो और जियांग को बताती है। जियांग कहती है कि आज जोहो ने स्पेशली मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था और रात को उनके रूम में सोई थी मैं। ये सुनकर शिटो और जियाबाओ को लगता है कि जोहो भी जियांग को पसंद करता है। अगले दिन जेन्यू जियाबाओ से मिलकर जियांग का पता ले लेता है और वहीं शिटो टिडाओ के साथ अपने डैड की ग्रेव पर जाती है। उधर जियांग को पुलिंग कैपिटल से एक बुरी खबर मिलती है और जोहो के डैड बताते हैं कि जोहो बीच पर गया। जियांग को लगता है कि जोहो बुरी खबर को सुनने के बाद खुद मरने के लिए कहीं चला ना गया हो, इसलिए वो भागते हुए उसके पास जाती है, लेकिन वो देखती है कि जोहो तो बड़े मजे से समुद्र का नजारा एंजॉय कर रहा है क्योंकि अभी तक उसे कुछ भी पता नहीं चला। फिर जियांग उसे बताती है कि पुलिंग कैपिटल का मार्केट शेयर 15% हो गया है और जुआंडा ने 75% मार्केट शेयर ले लिया है। इस वजह से उनका बाय बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, जबकि जुआंडा का तो जीजेन कस्टमर से भरा हुआ है। जो कहता है भले इस समय जुआंडा हमसे आगे चल रहा हो, लेकिन बाय बॉक्स ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसके लॉन्च होने पर मार्केट से जुआंडा का पत्ता साफ हो जाएगा और फिर से हम टॉप पर आ जाएंगे। इससे जियांग समझ जाती है कि जोहो यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए नहीं बल्कि वो टेक्नोलॉजी के लॉन्च होने का इंतजार कर रहा है। ये सब जानने के बाद जियांग फिर से उसकी टीम में आना चाहती है। इसके बाद लंच प्रिपेयर करते समय जियांग को जोहो के डैड बताते हैं कि आज तक कभी भी जोहो किसी कलीग को घर पर नहीं लाया, इसलिए तुम ही वो पहली इंसान हो जिसे जोहो अपने घर लेकर आया है। उधर जेन्यू भी पता ढूंढते हुए जोहो के होटल पहुंच जाता है और जैसे ही वो अंदर जाने लग जाता है तभी उसे जियांग और जोहो दिखाई देते हैं, जिससे वो छुप कर उनकी बातें सुन लेता है। तब जाकर उसे पता चलता है कि जियांग जोहो को कितना पसंद करती है और उसके साथ कितना खुश है। अब रात होने वाली थी, इसलिए जेन्यू यहीं रुकने का फैसला करता है। फिर वो जोहो के डैड के पास रूम के लिए जाता है। वो कहते हैं कि सारे रूम तो बुक हो चुके हैं, यहाँ तक कि मेरे बेटे के रूम में भी उसकी कलीग रुकी है। ये सुनकर तो जेन्यू वहां से चला जाता है। उधर शिटो टिडाओ एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में टिडाओ को उसकी मॉम रोक लेती है और पूछती है तुम बिना बताए हॉस्टल क्यों चले गए थे।
हिडाओ उनके सवाल का जवाब दिए बिना ही शिटो के साथ चले जाता है। फिर शिटो उससे पूछती है कि हमने एक दूसरे से झूठ नहीं बोलने का वादा किया था, लेकिन तुमने ये बात क्यों छुपाई कि तुम अपना घर छोड़कर हॉस्टल में रहने लगे हो। हिडाओ कहता है कि अगर मैं झूठ नहीं कहता तो हम फिर से साथ नहीं हो पाते। शिटो कहती है कि अगर हम इसी तरह हमारे रिलेशन को बचाने के लिए झूठ बोलते रहेंगे तो एक दिन हम इस रिलेशन से सख्त नफरत करेंगे और हमें फिर अलग होना पड़ेगा। इससे पहले कि हम एक दूसरे को हर्ट करें, हमारा सही समय यहीं पर अलग हो जाना ठीक होगा। इतना कहकर शिटो हिडाओ से ब्रेकअप करके रोती हुई चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिटो को बुखार आ गया है और लियांग उसका ध्यान रख रही है। अगले दिन एक तरफ जियाबाओ और युक्सी की मॉम बाहर किसी रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं, तो वहीं युक्सी अपने डैड के साथ होटल में लंच कर रहा होता है। इस दौरान वो कन्फेस कर लेता है कि ना तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही इस शहर में मेरा कोई बंगला है। युक्सी के डैड कहते हैं कि बेटा, मुझे ये सब कुछ पहले से पता है क्योंकि तुम झूठ बोलने में इतने स्मार्ट नहीं हो। फिर वो युक्सी को कहते हैं कि लियांग तुम्हारे टाइप की लड़की है और अगर वो तुम्हें पसंद है तो तुम्हें उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। इसके बाद युक्सी के पेरेंट्स जियाजुआन को लेकर घर चले जाते हैं। अगले दिन जोहो जियांग को बताता है कि उसकी बाय बॉक्स टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है और हम वापस से अब शहर जाने वाले हैं। जियांग जब सामान लेकर बाहर आती है तभी उसे होटल के सामने गाड़ी में ज़ेन्यू सोया हुआ दिखाई देता है। वो उसे उठाकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ज़ेन्यू कहता है मैं बस तुम्हें देखने के लिए आया था और सुबह वापस जाने वाला था, लेकिन अलार्म नहीं बजा। जियांग को बुरा लगता है कि ज़ेन्यू उसके पीछे इतना पापड़ क्यों बेल रहा है। तभी वहां पर जोहो गाड़ी लेकर आ जाता है और जियांग उसके साथ चली जाती है। रात को शिटो ओवर टाइम करती है और टिडाओ का कॉल भी नहीं उठाती। उधर टिडाओ शिटो को देने के लिए कुछ दवाइयां जियांग को देती है। जियांग के पूछने पर वो बता ही देता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। अगले दिन लियांग अपने स्टूडियो में हमेशा की तरह फोटोशूट करवाती है और वो जियाबाओ के साथ मिलकर युक्सी को उसके काम से खुश होकर गिफ्ट भी देती है। उधर पुलिंग कैपिटल में जाहो को मिस्टर वैंग वीडियो कॉल पर कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से मैं तुम्हारे बाई बॉक्स प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन ज्वांडा के जीजन प्रोजेक्ट ने तुमसे पहले ही इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। फिर मीटिंग में जोहो कहता है कि ये टेक्नोलॉजी नई है, इसलिए इसमें कुछ कमियां हैं और हम बाई बॉक्स प्रोजेक्ट में इस टेक्नोलॉजी का तभी इस्तेमाल करेंगे जब इसकी सारी कमियां दूर हो जाएंगी। सुएंग कहता है कि तब तक पैसे खत्म होने की वजह से हमारी कंपनी बंद भी हो सकती है। जोहो कहता है कि मैं अपने पैसे लगाऊंगा लेकिन इसे फेल नहीं होने दूंगा। सुहेंग जोहो का पागलपन देखकर गुस्से में यहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ शिटो देखती है कि विशी की गेस्ट लिस्ट में उसकी मॉम का भी नाम है। वहीं मिस वी विशी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी असिस्टेंट को हैंड ओवर कर देती है और उसकी असिस्टेंट कल होने वाली एनुअल पार्टी पर जाहो से खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वी से रिक्वेस्ट करती है और वो भी मान जाती है। वहीं शिटो रात को ओवर टाइम करती है तो उसको देखकर डायरेक्टर उसके काम की काफी तारीफ करता है और बताता है कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मिस वी का जूनियर था। साथ ही वो बताता है कि मिस वी ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा है। इससे शिटो समझ जाती है कि उसे ये नौकरी उसकी मॉम की वजह से मिली। अगले दिन जोहो और रेबेका को पता चल जाता है कि उनकी कंपनी से ही किसी ने इन्फॉर्मेशन को लीक किया है। दूसरी तरफ शिटो इवेंट शुरू होने से पहले सारा इंतजाम कर लेती है। उधर जियाजुआन को दिखाते हैं तो पियानो क्लास के दौरान उसका पेट दर्द होने लगता है, इसलिए लियांग उसे लेकर वापस आ जाती है। रास्ते में लियांग को पता चलता है कि जियाजुआन ने क्लास से जल्दी आने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाया। वहीं शिटो को वॉशरूम में उसकी मॉम मिलती है जो उसे बताती है कि विशी को मैंने अपने असिस्टेंट को हैंड ओवर कर दिया है, अब वही संभालेगी सब कुछ। आज के बाद मेरा जाहो से कोई कनेक्शन नहीं है, उससे हर चीज से पीछा छूट गया है। वो कहती मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है बेटा। पर शिटो उन्हें इतना कहकर चली जाती है कि अब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा और टिडाओ का ब्रेकअप हो गया है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड्स यहाँ पर खत्म होते हैं। वेलकम माय डियर रॉकेट्स 20 ईयर लाइफ ऑन के एपिसोड 36 से आज हम 40 तक देखने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांग ऑफिस से कुछ फाइल्स को पेन ड्राइव में कॉपी करके चुपके से लेके जा रही है और उसे अपने पुराने कलीग को दे देती है जिसके साथ वो पहले वाली कंपनी में काम किया करती थी। दरअसल इसमें ज्वांडा कंपनी की कमियां बताई गई है और जियांग ने ये सब कुछ जोहो के कहने पर ही किया है। दूसरी ओर एनुअल इवेंट में शिटो ऑर्गेनाइजर होने के नाते चैंग जाहो और उसकी वाइफ का वेलकम करती है। एक तरफ तो जाहो अपने सभी दोस्तों के साथ डिनर कर रहा होता है तो वहीं चैंग शिटो से बात करता है और पिछली बार के लिए माफी भी मांगता है। डिनर के बाद मिस वी अपनी असिस्टेंट को जाहो और उसकी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी वहां पर कुछ रिपोर्टर इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं जो जाहो से उसकी वाइफ के साथ उसके रिलेशन के बारे में पूछते हैं, लेकिन मिस वी बीच में ही आकर उन्हें जवाब देने से रोक देती है और यहाँ से भेज देती है। फिर वो रिपोर्टर मिस वी को जाहो के साथ उसकी तस्वीर दिखाकर पूछती है क्या आप दोनों का अफेयर चल रहा है। मिस वी कुछ कह नहीं पाती, तभी शिटो वहां से उनको लेके जाती है और घर भेज देती है। चैंग उससे पूछता है क्या
तुम मिस्वी को जानती हो? शिटो बताती है कि अरे जानती हो, वो मेरी मॉम है। ये सुनकर चैंग शॉक रह जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि लियांग को इस बार टॉप 10 इन्फ्लुएंसर की लिस्ट में शामिल किया गया है और ये सब उसकी टीम की वजह से ही पॉसिबल हुआ। उधर पुलिंग कैपिटल को लॉस में चलता देखकर धीरे धीरे एम्प्लॉय छोड़कर जाने लग जाते हैं। रेबेका जियांग से पूछती है क्या वेंडी भी नौकरी छोड़कर चली गई? तो जियांग बताती है कि वेंडी रिलेशनशिप में है, इसलिए शायद वो आजकल इतनी छुट्टियां ले रही है। वहीं शिटो देखती है कि उसकी मॉम के अफेयर की खबर एक्सपोज हो गई है और वो छुट्टी लेकर चली जाती है। दूसरी ओर मिस वी अपनी कंपनी से रिजाइन कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके अफेयर की खबर की वजह से कंपनी को कोई नुकसान पहुंचे। वहीं जाहो और उसकी वाइफ क्वेन के बीच इस अफेयर की खबर को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिसमें क्वेन कहती है कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में 3 साल पहले पता था, पर मैंने इसके बारे में कभी भी तुमसे बात नहीं की क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम अपनी फैमिली के लिए वी को छोड़ दोगे। अब इन दोनों की बात को चैंग सुन लेता है और रोते हुए बेचारा अपने कमरे में चले जाता है। क्वेन उसके पास जाती है तो चैंग पूछता है कि अगर आपको ये बात 3 साल पहले पता थी तो आपने इसको छुपाया क्यों? क्वेन कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी मुसीबत से गुजरो। चैंग अपनी मॉम को इन सभी का जिम्मेदार कहकर गुस्से में बाहर चला जाता है। उधर शराब पीकर मिस वी का बहुत ही बुरा हाल होता है, लेकिन शिटो उन्हें संभाल लेती है। अगले दिन शिटो को उसके रूममेट्स हिम्मत देते हैं और उसका मन हल्का करने के लिए काफी हंसी मजाक भी करते हैं, जहां बातों ही बातों में शिटो सभी को बता देती है कि वो अपनी मॉम से कितना ज्यादा प्यार करती है। खैर इवनिंग में जब शिटो घर आती है तभी उसे चैंग मिलता है और दोनों में बातों ही बातों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। चैंग कहता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स से सख्त नफरत हो गई है और अब मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर उनसे दूर जाना चाहता हूँ। शिटो फिर उसको समझाती है कि देखो ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि मैंने भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जॉब की और मॉम से पैसे लेना बंद कर दिया, लेकिन आज जो मेरे पास नौकरी है वो मेरी मॉम की वजह से ही है। उधर ज्वांडा कंपनी के ईजियन प्रोजेक्ट में खराबी आ गई थी और अब पुलिंग कैपिटल के लिए ये बहुत ही बढ़िया टाइम था अपने बाई बॉक्स प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का। जोहो के पास मिस्टर मैंग का कॉल आता है और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान भी जाते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं कि जब तक उनकी कंपनी से टेक्नोलॉजी लीक करने वाला पकड़ा नहीं जाता तब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब इस मुश्किल समय में जियांग जोहो को कहती है कि मैं आपके साथ हूँ, तो जोहो भी जियांग से हैंडशेक कर लेता है। अगले दिन लियांग और जियाजुआन का एक इंटरव्यू होता है जिसमें वो खुद को रियल भाई बताते हुए भर भर के झूठ कहते हैं और बचपन के झूठे किस्से सुनाते हैं। उधर दिखाते हैं तो शिटो अपने इंटर्नशिप के आखिरी दिन पर बोर्ड मेंबर्स को अपना एक्सपीरियंस बताती है जो उसने इतने महीनों तक इंटर्नशिप के दौरान सीखा था। शिटो का जवाब सुनकर सभी बोर्ड मेंबर्स काफी इंप्रेस हो जाते हैं। आज शिटो ने जिन सवालों के जवाब दिए हैं उसके बेसिस पर ही उसे इस कंपनी में परमानेंट जॉब मिलेगी। दूसरी ओर अमांडा भी पुलिंग कैपिटल छोड़ देती है और वो बाकी लोगों को भी छोड़ने के लिए कहती है। तभी इतने दिनों के बाद छुट्टी से वेंडी वापस आ जाती है और वो जियांग के साथ लंच एंजॉय करती है। वहीं लियांग अपने झूठे भाई बहन के रिलेशन की वजह से एक के बाद एक एड कमर्शियल शूट किए जा रही है। वहीं दूसरी ओर शिटो को डायरेक्टर बताता है कि तुम्हें परमानेंट जॉब मिल गई है, कांग्रेचुलेशंस। शिटो पूछती है कि ये जॉब मेरे काम के लिए मिली या फिर मेरी मॉम की वजह से? डायरेक्टर कहता है कि दोनों। ये सुनकर शिटो जॉब छोड़ देती है और बाहर जाने पर उसे फिर चैंग मिलता है जो उससे फिर से एडवाइस लेने के लिए आया था। उधर पुलिंग कैपिटल में टेक्नोलॉजी लीक करने वाला चोर पकड़ा नहीं जाता, इसलिए जोहो अपने सभी जमीन जायदाद बेचकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला होता है। सुहेंग उसे समझाता है कि देखो ऐसा करने से कंपनी के साथ तुम भी डूब जाओगे, लेकिन जोहो कहता है कि मुझे अपने डिसीजन पर पूरा विश्वास है कि मैं फेल नहीं होऊंगा। अब सुहेंग उसे कहता है कि तुम अपने पैसे अभी मत लगाओ, मैं खुद उस चोर को पकड़ने में लग जाता हूँ। फिर जोहो थकान के मारे वहीं पर सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि ऑफिस में सभी जा चुके हैं सिवाय जियांग के। जोहो ये देखकर बड़ा खुश होता है और उसके इस मुश्किल समय में जियांग उसके साथ खड़ी है, इसलिए वो उसे थैंक यू कहता है। अब अगले दिन जियाबाओ फाइनली युक्सी को बताने वाली थी कि वो उसे कितना पसंद करती है और उसने युक्सी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी ऑर्डर किया होता है। यहाँ पुलिंग कैपिटल में सुहेंग जियांग को बुलाता है और एक उसे फाइल देते हुए कहता है इस समय तुम्हारी मदद की मुझे जरूरत है। जियांग इस फाइल को लेकर जोहो के पास जाती है और उसके बारे में पूछती है। तभी फ्लैशबैक में देखते हैं कि कल मिस्टर मैंग से जल्दी इन्वेस्टमेंट लेने के लिए सुहेंग ये आइडिया देता है कि जियांग के ऊपर उस टेक्नोलॉजी लीक का इल्जाम डाल देना चाहिए। रेबेका इसके लिए मना करती है पर जोहो इसके लिए मान जाता है क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और अब प्रेजेंट में जियांग पूछती है कि आखिर मुझे बलि का बकरा क्यों बनाया, तो जोहो हाथ जोड़कर उससे कहता है कि इस समय पुलिंग कैपिटल को मिस्टर मैंग के पैसों की बहुत जरूरत है, जिसके लिए हमें किसी न किसी के ऊपर तो ये इल्जाम डालना ही था और तुमसे ज्यादा हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। जियांग भी कह देती है कि आपको पता है मैं आपको पसंद करती हूँ और आप इस तरह का मेरा फायदा उठा रहे हैं। जोहो कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन इस सिचुएशन में कंपनी को बचाना ज्यादा जरूरी है।
मेरी लाइफ में प्यार का 10% ही रोल है। लेकिन जियान बड़ी गुस्सा हो जाती है और वो अपनी इस नौकरी को छोड़कर चली जाती है। वो इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट होती है कि जोहो इतना सेल्फिश इंसान है। दूसरी तरफ जियाबाओ युक्सी को कुछ कह पाती उससे पहले युक्सी उसे बता देता है कि वो लियांग से प्यार करता है और फिर वो लियांग को पटाने में जियाबाओ की ही मदद मांगता है। अब जियाबाओ भी क्या करती, अपने दोस्त के लिए खुद के प्यार को ठोकर मार देती है और युक्सी को कुछ भी नहीं बताती। लेकिन तभी वहां पर वो स्पेशल गिफ्ट आ जाता है जिसमें जियाबाओ ने युक्सी को प्रपोज किया था। युक्सी इस गिफ्ट को देख लेता है और जियाबाओ यहाँ से भाग जाती है। उधर जो जियांग को जाते हुए देखकर काफी इमोशनल होता है। वहीं क्यूएन को पता चल जाता है कि चैंग घर छोड़कर भाग गया है। रास्ते में पैदल जाते समय लियांग को ज़ेन्यू देख लेता है जो बस से ट्रेनिंग के लिए कहीं जा रहा था। जब वो देखता है कि जियांग ने नौकरी छोड़ दी है तो वो बस को जाने देता है और खुद जियांग के साथ बैठ जाता है। जियांग भी ज़ेन्यू का मास्क पहनकर फूट फूट कर रोती है और जोहो भी गाड़ी चलाते हुए सिर्फ जियांग के बारे में ही सोचता है। अगले दिन जियांग नींद से बहुत ही लेट उठती है जिस वजह से उसके रूममेट्स को पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। जब वो इस बारे में जियांग से पूछते हैं तो वो उन्हें कल की हुई सारी बातें बता देती है। ये जानकर तो तीनों जोहो को बहुत ही भला बुरा बोलने लग जाते हैं, लेकिन जियांग उन्हें रोक देती है। फिर शिटो जियांग से कहती है कि मैंने भी जॉब छोड़ दी है और अब हम दोनों मिलकर नई जॉब ढूंढेंगे। इसके बाद लियांग, जियाबाओ, युक्सी और जियाजुआन एक चाइल्ड इवेंट में जाते हैं जहां बहुत सारे दूसरे इन्फ्लुएंसर भी आए हुए थे। युक्सी जब जियाजुआन को लेकर वॉशरूम जाता है तभी वहां पर लियांग का एक्स बॉयफ्रेंड चैन भी आ जाता है, जो इन दोनों की बातों को सुनकर समझ जाता है कि जियाजुआन लियांग का रियल भाई नहीं है। फिर भी कंफर्म करने के लिए वो जियाजुआन से सवाल पूछता है। तभी वहां पर लियांग आ जाती है जो दोनों को यहाँ से दूर भेज देती है और खुद चैन को हैंडल करती है। चैन लियांग को फिर से अपने साथ आने के लिए कहता है लेकिन लियांग मना करके चली जाती है और जब इवेंट शुरू होने वाला होता है तभी इंटरव्यू से ठीक पहले जियाजुआन जमीन पर लेट जाता है और कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लियांग उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाती है और इंटरव्यू ना देने की वजह से ऑर्गेनाइजर जियाबाओ पर बहुत गुस्सा होता है। उधर जियांग और शिटो दोनों हॉस्टल में नई जॉब की तलाश कर रहे होते हैं। तभी शिटो के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर वो जल्दी से चली जाती है। दूसरी ओर चेकअप करने के बाद डॉक्टर लियांग और युक्सी को बताता है कि जियाजुआन को कोई तकलीफ नहीं है और जैसे ही डॉक्टर बाहर आता है जियाजुआन कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था क्योंकि मुझे कैमरे के सामने खड़ा रहना पसंद नहीं है। लियांग पूछती है कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, तो जियाजुआन कहता है कि आप भी सबके सामने झूठ बोलती हो कि मैं आपका भाई हूँ, इसलिए मैंने भी झूठ बोल दिया। ये सुनकर लियांग और युक्सी हैरानी के साथ एक दूसरे को देखते हैं। दूसरी ओर शिटो अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें दवाई देती है। वहीं आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद लियांग दोनों से मिलकर डिसाइड करती है कि जियाजुआन को वापस उसके पेरेंट्स के पास भेज देना चाहिए। तभी लियांग के पास चैन का मैसेज आता है जिसमें वो धमकी देते हुए लियांग को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारा सच एक्सपोज कर दूंगा। फिर रात को शिटो और उसकी मॉम एक साथ सोते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बातचीत भी करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि क्वेन अपने बेटे चैंग की बनाई हुई पेंटिंग्स को देख देख कर उसकी याद में खूब रोती है क्योंकि ये पेंटिंग चैंग ने उसके लिए बनाई थी। उधर युक्सी एक रेस्टोरेंट में एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर से मिलता है जो उसे 2 महीने बाद वाले एक फोटोग्राफी इवेंट के लिए इनवाइट करता है। अब युक्सी इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम भी मांगता है। इसी रेस्टोरेंट में लियांग अपने बॉयफ्रेंड चैन से मिलने आई होती है। चैन फिर से लियांग को ब्लैकमेल करके उसे अपने साथ आने के लिए कहता है और इनकी बातें युक्सी सुन लेता है। चैन जब लियांग को होटल चलने के लिए कहता है तो युक्सी वहां कर उसे भगाई देता है। दूसरी ओर रेबेका जियांग को बता देती है कि टेक्नोलॉजी लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि वेंडी थी। ये जानकर वो हैरान हो जाती है। फिर उसे सुहेंग की स्टोरी देखकर पता चलता है कि मिस्टर वैंग आज रात 8 बजे पुलिंग कैपिटल में इन्वेस्ट करने वाले हैं। उधर ज़ेन्यू का उसका कोच कहता है कि कल सुबह 10 बजे जर्मनी में ट्रेनिंग के रजिस्ट्रेशन का लास्ट समय है। ज़ेन्यू इसके लिए आज रात तक सोचने का समय मांगता है। फिर वो जियांग को मिलने के लिए इनवाइट भी करता है। रात को ज़ेन्यू छत पर डेकोरेशन करके जियांग का इंतजार करता है ताकि आखिरी बार वो उसे अपने दिल की बात बता पाए। जियांग का मैसेज आता है कि मैं लिफ्ट में हूँ और 2 मिनट में पहुंचने वाली हूँ। जियांग लिफ्ट में देखता है कि 8 बज चुके हैं, इसलिए वो ऑफिस कॉल करके स्टेटस पूछती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर वैंग की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया, इसलिए पुलिंग कैपिटल खत्म हो गई है। ऊपर छत पर ज़ेन्यू बहुत देर तक जियांग का इंतजार करता है लेकिन वो नहीं आती क्योंकि जियांग ये खबर सुनने के बाद पुलिंग कैपिटल के लिए निकल जाती है। फिर ज़ेन्यू अपने कोच को कॉल करके जर्मनी चलने के लिए हाँ कर देता है। उधर पुलिंग कैपिटल में मिस्टर वैंग से इन्वेस्टमेंट ना मिलने की वजह से तीनों उदासी के साथ बैठे होते हैं क्योंकि अब उनकी कंपनी हार चुकी है। सुहेंग और रेबेका के चले जाने के बाद जोहो अकेला बैठा होता है। तभी वहां पर जियांग आती है। दूसरी ओर चैन के बताए हुए होटल पर लियांग की जगह युक्सी चला जाता है।
चैन ने लियांग के लिए कैंडल लाइट डिनर की प्रिपरेशन की होती है, इसलिए वो युक्सी को देखकर शॉक हो जाता है। युक्सी कहता है कि तुम्हें लियांग से दूर रहना चाहिए क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। वहीं जोहो और जियांग वॉक करते हुए समुद्र के किनारे पर आ जाते हैं, जहाँ बातों ही बातों में जोहो जियांग को कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और क्या तुम मेरा साथ देना चाहती हो। अगले सीन में देखते हैं कि युक्सी जब स्टूडियो में होता है तो लियांग देखती है कि उसके चेहरे पर चोट के बहुत सारे निशान हैं। पूछने पर युक्सी कहता है कि मैंने चैन को उसके प्राइवेट पिक्चर दिखाकर तुमसे दूर रहने की धमकी दी थी। हाँ, उसके बाद ही उसने मेरी यह हालत कर दी, पर आज के बाद वो कभी तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। लियांग ये सुनने के बाद खुश भी होती है और थोड़ा दुखी भी, क्योंकि युक्सी पर चोट आई है। फिर युक्सी कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे दूर इसीलिए हो गई थी क्योंकि जियाबाओ मुझे पसंद करने लगी थी। इतना कहने के बाद युक्सी उसे प्रपोज करने वाला होता है कि तभी जियाबाओ इन दोनों की बातें सुनकर सैड होकर चली जाती है और ये उसे जाते हुए देख लेते हैं। रास्ते में जियाबाओ को ज़ेन्यू मिलता है और दोनों एक दूसरे को हिम्मत देते हुए दुख बांटते हैं क्योंकि दोनों को उनका प्यार नहीं मिल पाया। उधर रात भर बात करने के बाद जियांग सुबह सुबह जोहो के साथ कार में जा रही होती है। तभी सुवैंग का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मिस्टर वैंग ने फंडिंग के पैसे भेज दिए हैं और उन्हें एएम और पीएम में कंफ्यूजन हो गई थी, इसलिए वो उस समय पैसे नहीं भेज पाए। अब ये जानने के बाद जोहो की आंखों में खुशी की अलग ही चमक दिखाई देने लग जाती है। फिर जियांग जोहो को पुलिंग कैपिटल के बाहर से गुड बाय कहकर चले जाती है क्योंकि कल रात जब जोहो ने जियांग को साथ देने के लिए कहा तो जियांग ने कहा कि पहले तो मैं किसी भी हालत में आपका हाथ थामने के लिए तैयार थी, लेकिन जब आपने अपने प्यार को 10% वाली बात बोली तो मुझे लगा कि इसको छोड़ने में ही हम दोनों की भलाई है। इसके बाद प्रेजेंट में जियांग हॉस्टल में तीनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाती है और बताती है कि कैसे जोहो ने मुझे प्रपोज किया था और मैंने मना कर दिया। अब जियांग जब शॉप पर जाती है तो वहां पर एक मैगजीन देखती है जिसके फ्रंट पेज पर लियांग और जियाजोन की तस्वीर है। जियांग इस मैगजीन को लियांग और शिटो को बताती है और साथ ही कहती है, मुझे एक बहुत ही बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का ऑफर आया है। उधर क्यूबैन जाहो को डाइवोर्स के पेपर दे देती है। अब रात को डिनर का समय होता है। लियांग सभी को बताती है कि वो अपनी और जियाजुआन की असलियत सबके सामने लाने वाली है। इससे लियांग का बना बनाया करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ये इसीलिए कर रही है ताकि जियाजुआन को और झूठ का सामना न करना पड़े। अगले दिन लियांग और जियाबाओ को उनके उठाए गए इस कदम की वजह से सभी एड कमर्शियल से माफी मांगनी पड़ती है और फ्यूचर में आने वाले सभी कमर्शियल कैंसिल हो जाते हैं। इसके साथ लियांग का ब्यूटी फैशन ब्लॉगर का करियर भी खत्म हो जाता है। वहीं ज़ेन्यू जब जर्मनी जाने के लिए एयरपोर्ट पर होता है तो जियांग उससे मिलने के लिए आती है। जियांग उसे गुड बाय कहती है और ज़ेन्यू आखिरी बार जियांग की झलक देखकर खुशी खुशी चला जाता है। रात को जियांग, शिटो और जियाबाओ कॉलेज के आखिरी दिन से पहले लियांग के साथ उसके बेड पर सोते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। अब अगले दिन रिजल्ट के लिए चारों कॉलेज जाते हैं और लकीली चारों पास भी हो जाते हैं। इसके बाद लियांग नई जॉब के लिए जाती है जो उसे अपने पुराने एजेंट के यहाँ से मिलती है। वहीं जियांग की भी फाइनली जॉब लग चुकी थी और दूसरी तरफ शिटो भी जॉब के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क में ट्रेनिंग के लिए आई होती है। रात को दिखाते हैं तो मिस वी न्यूज पर देखती है कि क्यूवैन और जाहो का डाइवोर्स हो गया है। तभी वहां पर शिटो आती है जो बताती है कि ट्रेनिंग के बाद मुझे जॉब मिल गई है और अब मैं 1 महीने के बाद ज्वाइन कर सकती हूँ। फिर शिटो अपनी मॉम के साथ डिनर करती है और इस महीने के लिए फॉरेन कंट्री घूमने का डिसाइड करती है। इसके बाद एक दिन जियांग को रेबेका मिलती है जो उसे बताती है कि मिस्टर वैंग के इन्वेस्टमेंट के बाद उनका बिजनेस आसमान की ऊंचाई छू रहा है। साथ ही जोहो को शंघाई में बाई बॉक्स कंपनी का CEO बना दिया गया है और आज की फ्लाइट से वो जाने वाला है। वहीं एयरपोर्ट पर जोहो बहुत देर तक जियांग का इंतजार करता है लेकिन वो आती नहीं। अब अगले दिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद चारों एक दूसरे के साथ पिक्चर लेते हैं। तभी वहां पर युक्सी आता है जो उन चारों की पिक्चर लेता है। फिर जियाबाओ शिटो और जियांग को अपने साथ लेके जाती है ताकि इन दोनों को समय मिल सके। युक्सी और लियांग इनडायरेक्टली एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं और अब अपने घर जाने से पहले जियांग अपने रूम का वीडियो बनाती है। शिटो अपना सामान लेकर मॉम के साथ चली जाती है। फिर लियांग बताती है कि युक्सी कुछ महीनों के लिए फोटोग्राफी इवेंट में जाने वाला है, तब तक मैं उसके अपार्टमेंट में रहूंगी। इतना कहकर लियांग सामान लेकर चली जाती है। जियाबाओ जियांग को बताती है कि मैं वॉलंटियर एक्टिविस्ट बनकर लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए आज मैं वॉलंटियर ग्रुप के साथ ज्वाइन होने वाली हूँ। जियांग आगे कहती है कि मेरी मॉम आज इस शहर आने वाली है और हम एक अच्छा सा घर देखकर इसी शहर में सेटल होने वाले हैं। अब जियांग आखिरी बार अपने रूम में जाती है और वहां बिताई हुई सारी चीजों को याद करके काफी इमोशनल होती है। फिर वो अपना सारा सामान लेकर चली जाती है और अपनी मॉम के साथ घर ढूंढने में लगी होती है। कुछ घंटों के बाद लियांग और युक्सी जियाबाओ को छोड़ने के लिए जाते हैं जहां वो उसे एक गिफ्ट देते हैं। बस में बैठकर जियाबाओ जब उस गिफ्ट को ओपन करती है तो उसमें तीनों की फोटो देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। बस के रवाना होने के बाद लियांग और युक्सी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले जाते हैं और अब 1 महीने के बाद लियांग अपना रेगुलर काम कर रही होती है तो मिस्टर ली बताता है कि उसे प्रमोट करके ड्रेस ऑर्गेनाइजर से स्टाइलिस्ट बना दिया गया है और ये सुनकर लियांग बड़ी खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि चारों 20 साल की उम्र में अपने अपने करियर और लाइफ की शुरुआत कर चुकी हैं और इसी के साथ 20 ईयर लाइफ ऑन सीरीज का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।